वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। आज की क्लास हमारी होने वाली है गायनेकोलॉजी और मिडवाइफरी को लेके। जिनका भी अपकमिंग टाइम में चाहे डीएसएसबी के लिए पेपर हो, एमपी के लिए पेपर हो, राजस्थान के लिए हो या ईएसआईसी के लिए जो अब आपके अपकमिंग टाइम में फॉर्म फिलअप होने नॉर्सेट के लिए हो, तो ये क्वेश्चन गायनिक के आपको सभी एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको इमेज बेस्ड भी ऐड किए गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब एमपी में पेपर हुआ था तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन आई थिंक ऐड कर दिए थे, तो इस बार भी हो सकता है आपको आ जाए। राजस्थान में अभी तक इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो हो सकता है इस बार पूछ ले। और आपके लिए आज एक अच्छी गुड न्यूज भी है कि जो लोग अपकमिंग टाइम में सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, एनएचएम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पेपर्स बढ़ा दिए गए। जो 40 पेपर्स थे उन पेपर्स को 41 कर दिया है और प्राइजेस घटा दिए गए हैं। तो दोनों तरीके से आपका ही बेनिफिट है कि जो चार्जेस आपके पहले 400 थे, अभी हाल फिलहाल में उन चार्जेस को ड्रॉप आउट करके 300 किया गया है, जिसमें आपके 41 पेपर्स, जिसमें उत्तराखंड का जो पेपर हुआ है 25 फरवरी को, वो पेपर भी ऐड कर दिया गया है। दूसरी चीज, इन 41 पेपर्स के साथ में आपको 13 सीरीज अवेलेबल है, जो आपकी गायनेक कम्युनिटी हेल्थ फंडामेंटल बेस्ड सीरीज है। पर सीरीज 50 क्वेश्चंस है और सबके लिए बम्पर ऑफर आज मेरी तरफ से है कि जो लोग डीएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी के अभी तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं, क्योंकि लास्ट 2019 के बाद डीएसएसबी ने भी पेपर कंडक्ट नहीं कराया, 2015 में हुआ, 13 में हुआ, तो डीएसएसबी के आपको सभी पेपर ओनली 99 रुपीज में अवेलेबल है, जिसमें आपके 400 प्लस पेज की पीडीएफ रहेगी, सभी सॉल्व है, ऑफिशियल पेपर्स होंगे विथ आंसर कीज के। जो लोग एम्स के प्रीवियस पेपर्स लेना चाहते हैं तो उनको भी बम्पर ऑफर है 99 रुपीज में। पूरे एम्स के पेपर जो कि अभी तक हुए हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी लोग इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, और आपको ऑफर कब तक रहेगा, 7 मार्च तक। लास्ट टाइम जब राजस्थान का पेपर था तब भी आपको पेपर्स में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया गया था, इस बार भी। और जो लोग किसी भी रीजन से पेपर्स नहीं ले पाएंगे, उनको पेपर्स चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपडेट कर रखे हैं, तो आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट वाइज आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट के पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी लोग पेपर सीरीज लेना चाहते हैं, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे शो हो रहा है, आपको इस पर कॉन्टैक्ट करके लेना होगा। सभी सीएचओ एनएचएम 41 पेपर्स प्लस 13 सीरीज, चार्जेस में 300, डीएसएसबी ओनली 99 एंड नॉर्सेट प्लस एम्स के जो पेपर्स हैं 99 रुपीज। जो भी लोग पेपर्स पीडीएफ लेना चाहते हैं, मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटेंडेंट के लिए बुक, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है आरआरबी के लिए, और मैं सजेस्ट करूंगी कि ये बुक है जो आप हर एक स्टूडेंट लीजिए, क्योंकि आरआरबी का पेपर हर साल तो होता नहीं है। फॉर्म इस बार भी बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, पोस्ट कम है, और आपके मन में डाउट तो जरूर होगा कि क्या इस बुक से बस आप एग्जाम निकाल लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता दूं कि इस बुक में जो चीज़ें ऐड की हैं मैंने, वो क्या क्या हैं। वो है आपके 10 क्वेश्चन पेपर, जो रेलवे ने अभी तक ओनली 10 पेपर ही कंडक्ट कराए हैं। अकॉर्डिंग टू मेरे रिसर्च के जो अभी तक पेपर्स हुए हैं उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। 5 पेपर हुए थे 2019 में। कितने? 5 पेपर 2019 में हुए थे, और उसके पहले 2015 और 13 में एग्जाम हुए थे, तो वो पेपर यहाँ पे ऐड किए गए हैं। क्लियर? और यहाँ पर साथ में 10 मॉडल पेपर, मतलब कि प्रैक्टिस सेट आपके लिए ऐड किए गए हैं विथ रेशनल के। हर एक क्वेश्चन का आपको रेशनल दिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो अभी एग्जाम में बहुत आ रही है, वो है पेयर मैचिंग क्वेश्चन। पेयर मैचिंग का मतलब है जोड़ी मिलाव वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऐड किए गए हैं इस बुक में, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में आपको 1 लाइनर क्वेश्चन 1000 प्लस है, जो 1 लाइनर क्वेश्चन मतलब जिस चीज का एक ही आंसर हो सकता है, अदर देन कुछ भी नहीं, जैसे किसी चीज की वैल्यू, कोई डिसीज के साइन सिम्टम, इस तरीके से। तो वो है जो 1000 पॉइंट आपको वो ऐड किए गए हैं सभी सब्जेक्ट से मिला के, और एज पर योर सिलेबस है जो बुक आपको रेडी की गई है। साथ ही साथ जो भी लोग, जो सेकेंड बुक है मेडिकल एंड नर्सेज, आपकी सेकंड बुक है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं यदि आप अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।
मेडिकल नर्सेज आपकी तरफ से दोनों बुक लिखी मैंने हैं। मेरी तरफ से इसमें जितना जो भी चीज़ें ऐड हो सकती थी मैंने ऐड की हैं, और जो अपकमिंग बुक आने वाली है वो एएनएम वालों के लिए, तो वो भी रेडी रहें। विद इन 2 वीक और 3 वीक में एएनएम वालों की बुक भी आ जाएगी। और इस बुक की सबसे अच्छी खासियत आपको ये रहने वाली है कि इसमें जो आपको 1 लाइनर क्वेश्चन है वो आपको 1000 से ज़्यादा तो है ही, साथ में आप जब उन 1 लाइनर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसके जो एक एक पॉइंट है आपको डायरेक्ट आपको उनको याद करना होगा। याद करने का मतलब है कि आपको वो चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए, वो आपको हमेशा काम में आएंगी। बुक की जो एमआरपी से डायरेक्ट ही आपको सीधा 12% डिस्काउंट पे डायरेक्ट दिया जा रहा है। और जिन्होंने यदि रेलवे के पेपर पहले से ले रखे हैं पीडीएफ के थ्रू हम मुझसे, तो वो लोग डायरेक्ट अपना है जो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। बुक मैं जो आपके लिए कोरियर के थ्रू सेंड करूंगी, और उनको जो बुक का एमआरपी 400 है वो उनको 300 रुपीज़ में बुक अवेलेबल करवाई जाएगी। लेकिन डायरेक्ट मोड के थ्रू फ्लिपकार्ट पर जो प्राइस विजिबल हो रही है आपको वही पे करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। कंप्लीट गाइड फॉर एनएचएम एंड सीएचओ, इसमें आपको प्रीवियस ईयर एनएचएम सीएचओ डीएचएस के पेपर हैं 2019 से 24 तक के। यहाँ पर 24 का जो लास्ट टाइम अप्रैल में पेपर हुआ था वो पेपर भी यहाँ पे ऐड किया गया था। आई थिंक उत्तराखंड में हुआ था लास्ट टाइम पेपर 2024 अप्रैल में, तो उस पेपर को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। तो यहाँ पर यदि इस बुक से आप पढ़ते हैं तो आपको मॉडल पेपर टेक्स्ट हैं, जो भी ट्रिक्स वगैरह हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर हो जाएंगी। तो यदि आप बुक को फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हैं बुक ले सकते हैं, और यदि आप डायरेक्ट वे में लेना चाहते हैं तो कंपेयर टू फ्लिपकार्ट की बुक आपको है जो और कम रेट पे पड़ेगी। आपको बुक यदि आप आज ऑर्डर करते हैं तो आज ही आपको बुक कोरियर कर दी जाएगी 3 बजे तक। तो यहाँ पर जिस भी वे में आप बुक से पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ अपनी तैयारी पर है जो फोकस कीजिए, क्योंकि यूपी का पेपर मैं बता दूं कंपेयर टू अदर स्टेट के बहुत ही ज़बरदस्त सा पेपर आता है, तो आपके लिए उसको प्रिपेयर रहना होगा। यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यूपी का ही 7 सितंबर 2022 का पेपर मैंने ओपन कर रखा है। इस तरीके से हम पूरे पेपर्स हैं जो सॉल्व करेंगे। ये किया जाता है किसके लिए? रिक्टेशिया के लिए या फिर रिक्टेशियल इन्फेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है वेलफ्लेक्स पूछे तो रिक्टेशियल के लिए, माउंट टेस्ट सबको पता है टीबी के लिए, सिक टेस्ट होता है डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट इज यहाँ पर ये देखिए दिए गए हैं पूरे टेस्ट। टीबी का माउंटेक्स टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए विडाल होता है। सिफिलिस के लिए वीडीआरएल किया जाता है। स्कारलेट फीवर है जो डिक टेस्ट था आपको ऑप्शन में, यहाँ पर ये होता है स्कारलेट फीवर के लिए। वेलफ्लेक्स टेस्ट होता है टाइफस फीवर और रिक्टीशियल इन्फेक्शन के लिए। किसके लिए? टाइफस और रिक्टीशियल इन्फेक्शन के लिए। तो नाम याद रखें, टेस्ट के नाम याद, और डिसीज का कि कौन सी डिसीज में कौन सा टेस्ट है जो किया जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहलिज्म। यदि जो लोग लंबे टाइम तक शराब पीते हैं तो उनको क्या मेडिकल कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांस है शराब के कारण? पैरोनिया, डिप्रेशन, डेलिरियम ट्रीमर्स या फिर कोर्साकॉफ साइकोसिस। क्या होने के चांसेस हैं जो लोग लंबे टाइम तक यदि शराब पीते हैं उनके लिए? तो वो होगा यहाँ पर आपका क्या? कोर्साकॉफ साइकोसिस। क्या होगा? कोर्साकॉफ साइकोसिस। नेक्स्ट इज which of the following is an immediate treatment given to a patient with an excessive bleeding from an open fracture। यदि किसी को ओपन फ्रैक्चर हुआ है, ओपन फ्रैक्चर का मतलब साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है, बॉन्स हैं जो इंटैक्ट हो बॉन्स हैं जो स्किन को ब्रेक करती हुई बाहर आ गई हैं। ये चीज़ मैंने आपको जो रिसेंट में स्केलेटल सिस्टम की क्लास ली थी उसमें पढ़ाया भी है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दैट ओपन फ्रैक्चर हुआ है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? मोबिलाइजेशन करना, ब्रिंगिंग बोन्स टू नॉर्मल पोजीशन, ट्रीट फॉर शॉक, प्रेशर ड्रेसिंग टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। तो एक होता है इंटैक्ट फ्रैक्चर जिसमें मतलब बोन्स अंदर ही टूटेगी, स्वेलिंग होगी, लेकिन हड्डी टूट के बाहर नहीं आएगी, ना ही ब्लीडिंग होगी, सीधी सी बात स्किन ब्रेक नहीं होगी, तो हो गया इंटैक्ट। अब यहाँ पर यदि ओपन फ्रैक्चर है दैट मीन्स ब्लीडिंग होगी, स्किन ब्रेक हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। ब्लीडिंग कैसे कंट्रोल होगी? प्रेशर ड्रेसिंग के साथ में। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रेशर ड्रेसिंग टू कंट्रोल द ब्लीडिंग।
नेक्स्ट वन इज नो नॉट मी रिएक्शन ऑफ द पेशेंट सीन इन विच स्टेज ऑफ डेथ। तो जो टर्मिनल इल पेशेंट है यहाँ पर नो नॉट मी यदि रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब कौन सी स्टेज में है, वो जो कुबलर-रॉस की स्टेज है यहाँ पे वही दी गई है, एंगर, बार्गेनिंग, डिनायल या फिर एक्सेप्टेंस। तो कौन सी स्टेज में जब पर्सन नो नॉट मी करेगा तो वो होगी आपकी कौन सी स्टेज, वो होगी आपकी डिनायल। क्या होगी, डिनायल। जो एलिजाबेथ कुबलर-रॉस है इन्होंने 5 स्टेज डाइंग की, 5 स्टेज है जो डिस्क्राइब की थी। स्टेज फर्स्ट, या तो ये आपको सीक्वेंस वाइज जमाने आएंगी, ध्यान से सुने, या तो सीक्वेंस वाइज जमाने आएंगी या फिर पूछेंगे कि ये किसने दी है या फिर किस चीज के लिए है। तो ये क्या है, कुबलर-रॉस के द्वारा दी गई 5 यहाँ पे स्टेप होंगे। फर्स्ट होती है डिनायल, नो नॉट मी, सबसे कॉमन रिस्पॉन्स है। स्टेज सेकंड, दूसरे में गुस्सा आएगा, वाई मी, मैं ही क्यों। तीसरे में पर्सन कहेगा यस मी, बट एक्सेप्ट करना चाहेगा लेकिन फिर भी बार्गेनिंग करेगा। फिर डिप्रेशन, डिप्रेशन में आप उसने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन बहुत दुखी है, एट द एंड क्या कर लेगा, अपने आप को शांत रखते हुए वो उस चीज को एक्सेप्ट कर जाएगा। आपका रिजल्ट आया, नॉर्सेट में आपने खूब तैयारी की, आपने नॉर्सेट में तैयारी की, रिजल्ट आया, लेकिन आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आप हाफ मार्क से या फिर 1 नंबर से रह गए। पहले तो आपको लगा नहीं नहीं हो जाएगा मेरा, सेकंड काउंसलिंग में हो जाएगा, तो ये आप डिनाई कर रहे हैं, बट आपको अंदर से पता है कि नहीं होने वाला। एक ही काउंसलिंग में भर जाती हैं सीटें, दूसरे में आपको गुस्सा आएगी कि मैंने थोड़ा और क्यों नहीं पढ़ लिया, तीसरे में लगेगा चलो ठीक है बाद में देखते हैं, चौथे में आप दुखी हो जाएंगे। दुखी होने का मतलब आपको लगेगा कि फिर से पढ़ना पड़ेगा, एक दुखी है एक तरीके का, ज़्यादा पढ़ाई करना आप लोगों को। तो एट द एंड आप एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को कि चलो भाई अब अगली बार जब एग्ज़ाम होगा तो हम फिर से दे लेंगे। तो यहाँ पर वही है, तो ग्रीफ स्टेज भी आप इसको कह सकते हैं और डाइंग स्टेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई रैसेस इज सीन इन। तो बटरफ्लाई रैसेस किस में देखने को मिलेंगे, सिफिलिस में, SLE में, TB में कि मीजल्स में, किस में बटरफ्लाई रैसेस देखने को मिलेंगे। तो बटरफ्लाई रैसेस देखने को मिलेंगे किस में, होगा आपका सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमेटस। देखिए यहाँ पर एक इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके लिए अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गई, आपकी ऑटो इम्यून डिसीज है। और यहाँ पर जब ये ऑटो इम्यून डिसीज है तो आपके फेस पर जो बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई होती है वैसे ऑन योर चीक्स आपको ये क्या देखने को मिलेंगे, रैसेस देखने को मिलेंगे। और ये क्या कहलाएंगे, बटरफ्लाई रैसेस। क्या है ये, बटरफ्लाई रैसेस। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम लिवर टू एडिपोज टिश्यू। इट इज द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिपोप्रोटीन। तो यहां पर क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड्स का ट्रांसपोर्टेशन है जो लिवर से एडिपोज टिश्यू तक होता है, तो ये काम कौन करता है, LDL इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL या फिर HDL। तो ये काम कौन करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह। तो लिवर से एडिपोज टिश्यू में, कहां से, लिवर से एडिपोज टिश्यू में लेके जाना है, तो ये काम कौन करेगा, VLDL, HDL, LDL। तो कौन ये काम करेगा, ये काम आपका कौन करेगा, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि एक टाइप का क्या ब्लड फैट है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में भी रखा जाता है। LDL हो गया और VLDL हो गया, दोनों क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाएंगे। कौन से, बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्या करेगा, क्योंकि लिवर से तो बाहर निकालना चाहिए ना कि एडिपोज टिश्यू में जाके जमा कर दिया तो वहीं जमा रह जाएगा। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा लिवर से एडिपोज टिश्यू में, काम कौन करेगा, आपका VLDL। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी। तो यदि कोई एब्डोमिनल सर्जरी होती है तो प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन कौन सा डेवलप हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस,
फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यूरिनरी रिटेंशन या फिर एटलैक्टेसिस। तो क्या है जो यहाँ पर होने का चांस रहेगा कॉम्प्लिकेशन एब्डोमिनल सर्जरी के बाद? तो वो होगा एटलैक्टेसिस, लंग्स का कोलैप्स होना, लंग्स का सिकुड़ना एक तरीके से हम कहेंगे। तो यहाँ पर एटलैक्टेसिस में या तो कंप्लीटली या फिर पार्शियल तरीके से आपका लंग्स या फिर लंग्स का कोई भी लोब है क्या होगा, श्रिंक होगा, मतलब सिकुड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, कोलैप्स होगा एक तरीके से, और ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी का। नेक्स्ट वन, which of the following is the normal respiratory rate of healthy newborn baby? तो एक जो healthy newborn baby है उसका respiratory rate कितना होगा, 16 beat per minute, 16 per minute, 20 per minute, 35 या फिर 22 per minute। तो एक normal healthy newborn baby की respiratory rate यदि पूछते हैं तो होगी 35 per minute। कितना, 35 per minute। एडल्ट में पूछे तो कितना हो जाता है, 15 से 20 तक के रेंज में चली जाती है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट व्हेन अ मेल क्लाइंट इज हैविंग टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स? तो यदि किसी मेल क्लाइंट को टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आते हैं तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, रिस्ट्रेन द क्लाइंट लेग्स आर्म्स, एलिवेट द हेड ऑफ बेड, प्लेस अ टंग ब्लेड इन द क्लाइंट माउथ या फिर टेक मेजर्स टू प्रिवेंट इंजरी। क्या करेंगे आप यदि किसी पर्सन को टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आ रहे हैं? तो ऐसे टाइम पर आप क्या करेंगे, पर्सन को इंजरी से बचाने का फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होगी। मरीज में कोई से भी सीजर्स आते हो, प्रायोरिटी आपकी सेम एक ही रहेगी, सबसे पहली कि उसको आपके लिए क्या करना है, इंजरी से प्रिवेंट करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, प्रिवेंट फ्रॉम द इंजरी। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ दीज क्लाइंट इज अ ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर फॉल्स? तो सबसे ज्यादा किसको गिरने का डर होगा? ऑप्शन है a 77-year-old female client in a room that has low glare floors। दूसरा है 87-year-old female client in a client room that has low glare floors। तीसरा है 27-year-old sedated male client, और चौथा है 37-year-old male client with impaired renal perfusion। तो सबसे ज्यादा गिरने का डर किसको होगा? 77 साल का पर्सन है यहाँ पर, लेकिन वो अपने रूम में है, फ्लोर क्या है, थोड़ा सा लो ग्लेयर में है। दूसरा 87 की क्लाइंट है, वो भी अपने रूम में है। तीसरा पर्सन है तो 27 साल का, लेकिन आपको पहले लगेगा कि ये बूढ़े लोग गिरने का डर होगा, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा जो सेडेटेड है। मेल क्लाइंट है, 27 साल का है, उसने सेडेटिव्स ले रखे हैं, सेडेटिव्स एडमिनिस्टर किए गए हैं, तो उसको गिरने का डर सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 27-year-old सेडेटेड मेल क्लाइंट, क्योंकि उसने सेडेटिव मेडिकेशन ली हुई है इसलिए। नर्सिंग का फेमस क्वेश्चन डॉग बाइट से आता है, आपको कोई सी भी क्लास पूछ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन है आपको, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ केसेस ऑफ क्लास 3 डॉग बाइट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो यहाँ पर डॉग बाइट में सभी चीजें सही है किसी एक को छोड़कर। गिव इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर पैसिव इम्यूनिटी, गिव ARV एंटीरेट्रोवायरल, इमीडिएटली स्टिच वुंड अंडर एंटीबायोटिक कवरेज, या फिर इमीडिएटली वॉश वुंड विथ सोप एंड वाटर। क्लास 3 डॉग बाइट की बात की जा रही है, तो आपको सब कुछ करना है किसी एक को छोड़कर। क्या है, सब कुछ करना है किसी एक को छोड़कर। ARV देंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, वॉश साबुन पानी से धुलेंगे घाव को जहाँ काटा है, लेकिन स्टिचिंग नहीं करना है, ये काम आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, इमीडिएटली स्टिच वुंड अंडर एंटीबायोटिक कवरेज नहीं करना। तो यहाँ पर जब आपको रेबिड एनिमल काटेगा जिससे रेबीज होने के चांसेस रहेंगे, वो डॉग हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कैटेगरी में क्या होगा, आदमी के लिए यदि कुत्ते ने काटा नहीं, उसने ओनली टच किया है, लिक किया है आपकी स्किन को, लिक ऑन इंटैक्ट स्किन ब्रेक नहीं हुई है, लिक बस किया है, चाटा है। सेकंड में अनकवर्ड स्किन रहेगी, स्क्रैच होंगे लेकिन ब्लीडिंग नहीं होगी, तो ऐसे में वैक्सीन लगाया जाएगा तुरंत, और ट्रीटमेंट है जो स्टार्ट किया जाएगा। थर्ड में आपका
बाइट्स है, स्क्रैच है, स्किन भी ब्रोक हुई है, कंटेमिनेशन ऑफ फूड भी हो, म्यूकस भी गया है, और जो यहाँ पर आपको क्या है सलाइवा भी जो एनिमल की वो आपके अंदर गई है। तो ऐसे में वैक्सीन करना है, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाना है, लोकल ट्रीटमेंट करवाना है जो भी घाव हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज एन अपेंडिसाइटिस पेन इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। तो अपेंडिसाइटिस में पेन है जो कौन से क्वाड्रेंट में होगा एब्डोमेन के? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट या फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो अपेंडिसाइटिस में पेन होगा लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में होगा एब्डोमेन के? लेफ्ट लोअर में, राइट लोअर में कि लेफ्ट अपर और राइट अपर में? तो कौन से एरिया में, कौन से क्वाड्रेंट में पेन होगा? तो ये पेन होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। अपेंडिसाइटिस में यहाँ पर क्या है, जो ये रहा आपका पेन, मैकबर्नी पॉइंट है, जो कि क्या है यहाँ पर 1/3 of the distance laterally on the line drawn the umbilicus to the right anterior superior iliac spine। एग्जाम में भी आता है कि पेन आपको राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के यहाँ पे हो रहा है, तो कौन सा पेन है? तो ये मैकबर्नी पॉइंट वाला पेन, और ये कहलाता है अपेंडिसाइटिस का पेन। इसको रॉबसन साइन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में या तो मैकबर्नी पॉइंट पूछ सकते हैं, रॉबसन साइन पूछ सकते हैं, सब किसके हैं? अपेंडिसाइटिस के। तो यहाँ पर यदि पेन की बात करें तो कहाँ पर होगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। कहाँ पर? राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। नेक्स्ट इज टेट्रासाइक्लिन इज अ ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ। तो कोई बीमारी फैली है वहां पर लेकिन आपको हुई भी नहीं है, लेकिन वहां पर वो फैल रही है एज एन एंडेमिक की तौर पर, तो टेट्रासाइक्लिन यूज की जाएगी। किस डिसीज के लिए की जाएगी? कोलेरा के लिए, मेनिंजाइटिस के लिए, लेप्टोस्पायरोसिस के लिए कि बॉर्डेटेला के लिए? किसके लिए टेट्रासाइक्लिन यूज की जाएगी एज एन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर? तो ये की जाएगी कोलेरा के लिए। कुछ मंथ पहले पौंडीचेरी में कोलेरा फैला था, तो वहां पर एंडेमिक लगा दिया गया था। क्या एंडेमिक लगा दिया गया था? तो यहाँ पर जो कोलेरा की कंडीशन, इसको आप हैजा कहेंगे, तो उसके लिए एज अ प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर क्या दिया जाता है? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन, दो में से कोई सी भी है जो दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर स्पुटम डिस्पोजल। तो स्पुटम को डिस्पोज करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सी अपनाई जाएगी? ब्लीचिंग पाउडर, फिनॉल, बर्निंग या फिर फ्यूमिगेशन। तो जो बेस्ट मेथड है स्पुटम को डिस्पोज करने की वो कौन सी है? वो है आपकी ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट वन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ अ कम्युनिटी। किसी भी देश का सबसे अच्छा हेल्थ स्टेटस का इंडिकेटर कौन सा है? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, डिसेबिलिटी प्रेवलेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। किसी भी देश का सबसे अच्छा हेल्थ स्टेटस पता कैसे चलेगा कि ये देश प्रॉपर तरीके से अच्छी तरक्की कर रहा है? वो पता चलेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ में। क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, जिसमें यहाँ पर पर्सन की पूरा पैदा होने से लेके वो किस तरीके से अपना जीवन जीता है वो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। क्या होगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। नेक्स्ट वन, सेफ स्ट्रेटेजी इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रोकोमा। सेफ कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। तो सेफ स्ट्रेटेजी WHO ने लाई थी किसके लिए? ट्रोकोमा के लिए, जो कि एक आई डिसीज है। यहाँ पर सेफ में सभी चीजें इंक्लूडेड है किसी एक को छोड़कर। तो क्या होगा? वो होगा आपका एनुअल आई चेकअप्स हो इंक्लूडेड। क्या क्या होगा सेफ स्ट्रेटेजी में? सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेशियल क्लीनलीनेस और इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। सेफ स्ट्रेटेजी के क्या है? 4 यहाँ पर क्या है? एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए फैक्ट है, 4 फैक्ट है WHO ने डेवलप की थी। एक्रोनिम दिया गया था सेफ, मतलब सर्जरी टू ट्रीट द ब्लाइंडिंग स्टेज ऑफ द डिसीज, एंटीबायोटिक देना इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए,
फिर फेशियल क्लीननेस बना के रखना है, फिर अपना फेस आइज सब क्लीन करके रखनी है। और इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पर क्या सेफ स्ट्रेटजी ट्रोकोमा के लिए दी थी किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट वन, लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज, तो भारत में अंधे होने का मेन रीजन क्या है, विटामिन ए की कमी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा या फिर ट्रोकोमा। तो ब्लाइंडनेस का जो मेन रीजन है इंडिया में वो क्या है, वो है कैटरेक्ट और मोतियाबिंद। भारत में 62.6% से ज़्यादा लोगों को कैटरेक्ट हो चुका है और हुआ है। डेटा बता रहा है कि कैटरेक्ट कितना 62.6% तक हो। सबसे ज़्यादा अंधे होने का जो रीज़न है भारत में वो है कैटरेक्ट, जो आपके लेंस है उन पे ओपेसिटी का छाना है, ओपेसिटी का छाना। नेक्स्ट वन, अपीयरेंस ऑफ वर्टन्स लाइन इन लीड पॉइजनिंग, यदि किसी को लीड पॉइजनिंग होती है तो वर्टन्स लाइन देखने को मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी, पेल पिंकिश गम्स में, ग्रीनिश कोटिंग ऑन गम्स, ब्राउन स्टेन ऑन टीथ या फिर ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन गम्स। लीड पॉइजनिंग में वर्टन्स लाइन देखने को मिलेगी और देखने को मिलेगी कहाँ पर, गम्स में। जो आपके पर्पल जो गम्स हैं कैसे हो जाएंगे, पर्पल टाइप के हो जाएंगे, येलो पर्पल टाइप के। तो ये क्या कहलाएगी, वर्टन्स लाइन, और इसको बर्टोनियन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। यदि किसी को मरीज को, जो लोग फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, बैटरी बनती हैं जहाँ पे, वो यहाँ पे काम करते हैं, तो उनको ब्लैक ब्लू टाइप की लाइन बनेगी और क्या कहलाएगी आपकी लाइन, बर्टन्स लाइन। क्या कौन सी लाइन कहलाएगी, बर्टन्स लाइन। तो बनती किसको, जो लोग लंबे टाइम तक लीड फैक्ट्रीज में काम करते हैं और उनमें क्या हो जाएगा, जो दांत हैं ब्लूइश पर्पल लाइन बन जाएगी कहाँ पर, गम्स पर, मसूड़ों के यहाँ पर। देखिए अर्ली साइन ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी का अर्ली साइन कौन सा है, लेप्रोसी होता किससे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रासी ग्राम स्टेनिंग नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो लेप्रोसी का दूसरा नाम है हैंसन्स डिसीज। अर्ली साइन क्या है, सिंकिंग ऑफ द नोज ब्रिज, थिकन पेनफुल नर्व, लीजन ओवर द स्किन या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन। लेप्रोसी का जो फर्स्ट साइन है यहाँ पर, अर्ली साइन है, वो है क्या, थिकन पेनफुल नर्व। अर्ली साइन पूछते हैं तो क्या है, थिकन पेनफुल नर्व, जिसमें पेनफुल अल्सर्स टाइप के बन जाएंगे स्किन पे, जो इमेज में आपको दिख रहे हैं। फिर लीजन्स ऑफ द हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स, फ्लैट पेल एरिया ऑफ स्किन, आई डैमेज होंगी, ब्लिंकिंग, जो आंखों की ब्लिंक करते हैं वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो थिकन पेनफुल नर्व बन रहा है क्या कहलाएगा यहाँ पर आपका, लेप्रोसी का साइन, जिसको पेनलेस अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, थिकन पेनफुल नर्व। सबसे पहला यहाँ पे अर्ली साइन पूछा है तो क्या है, थिकन पेनफुल नर्व। कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ चॉइस इन केस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पर जो मेनिंगोकोकल यदि मेनिंजाइटिस हुआ है तो कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, रिफाम्सिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन या फिर क्लोरोक्विन। कौन सी मेडिसिन दी जाएगी यदि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पे आपको देना है तब। यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है लेकिन फिर भी एज अ कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पर देना है तो कौन सी देंगे, तो होगी रिफाम्सिन, जो कि फर्स्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। क्या है, रिफाम्सिन देंगे। नेक्स्ट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इज, तो हाईएस्ट लेवल क्या है लर्निंग का, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चेनिंग या फिर वर्बल एसोसिएशन। तो सबसे ज्यादा आप किस चीज से सीखेंगे, किसी भी चीज को सॉल्व करके, किसके लिए, किसी भी चीज को सॉल्व करके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या होगा आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कवर अमाउंट फॉर फुल डिसेबिलिटी इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो कवर अमाउंट है वो कितना होगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख। तो जो कवर अमाउंट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वो कितना होता है, टोटल अमाउंट की बात की जा रही है तो वो होगा कितना, 2 लाख तक। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है लॉन्च की गई थी 9 मई 2015 को। इसके तहत उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, अरुण जेटली, जो अभी नहीं है। तो यहाँ पर इसके लिए 8 मई को कोलकाता में मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन इसकी जो
एक ऑफिशियल डेट कंसीडर की जाती है, वो मानी जाती है 9 मई 2015 और इसके तहत जो बीमा किया जाता है कितना, 2 लाख तक का, कितना, 2 लाख तक का। नेक्स्ट वन इज बीटा 2 ट्रांसफेरिन इज अ स्पेसिफिक टेस्ट डन इन विच कंडीशन। तो बीटा 2 ट्रांसफेरिन टेस्ट किस कंडीशन में किया जाएगा, एलर्जिक रेनाइटिस, लूपस वल्गैरिस, मलेरिया या फिर CSF प्राइनोरिया में। तो बीटा 2 ट्रांसफेरिन है जो कि एक स्पेसिफिक टेस्ट है, किस केस में किया जाएगा, किस केस में किया जाएगा बीटा 2 ट्रांसफेरिन टेस्ट। तो यहाँ पर एक किया जाता है CSF राइनोरिया में। राइनोरिया का मतलब है कि जब CSF लीक होके आपके क्या हो, नाक के थ्रू आए, और ये आएगा कहाँ से, जब आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जो आपका जो फ्लूइड है नोज और साइनस के थ्रू बाहर आए, कहाँ से, नाक से जब CSF बाहर आए तब ये टेस्ट है जो किया जाएगा। और ये होता है कुछ केसेस में। राइनोरिया का मतलब है कि नाक के थ्रू कोई भी फ्लूइड बाहर आना और यहाँ पर CSF बाहर आता है। तो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नोन एज द बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। तो बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर क्या है, कोलेरा, मलेरिया, TB या फिर लेप्रोसी। तो यहाँ पर बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर ट्यूबरक्लोसिस, क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। इसको बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर इसलिए भी कहा गया है कि इसमें लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब लोगों को जानकारी ही नहीं होती कि अर्ली मैरिज, किसी को लगता है अर्ली मैरिज से TB होती है, या फिर किसी को लगता है बहुत सारे बच्चे पैदा होने के कारण होती है। तो प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण इस चीज के लिए, TB के लिए क्या कहा गया, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड एज एंटी मलेरिया मंथ। एंटी मलेरिया मंथ आप कब मनाते हैं, दिसंबर, जनवरी, मई या फिर जून में। तो एंटी मलेरिया मंथ आप कब सेलिब्रेट करते हैं, दिसंबर में, जनवरी में, मई में कि जून में। जैसे आपको सितंबर पूरा पोषण माह के तौर पर मनाना है, फर्स्ट वीक अगस्त का ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पे आपने मनाया, वैसे ही एंटी मलेरिया मंथ मनाया जाता है जून में। कब, एंटी मलेरिया मंथ जून में मनाया जाता है। जो ब्रीडिंग होती है मॉस्किटो की उसको स्टॉप करके लार्वा को मार के, लार्वा के लिए जनरली फिश यूज़ की जाती हैं, पानी में छोड़ दी जाती हैं ताकि वो लार्वा को खा जाए और ब्रीडिंग जो मच्छर के लार्वा है उनसे मच्छर ना बन पाए। तो यहाँ पर एंटी मलेरिया मंथ के तौर पर कौन सा मंथ माना जाता है, जून। नेक्स्ट वन इज लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कैन बी सीन इन। कौन से केस में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज या फिर मल्टीपल जेस्टेशन में। प्रोजेस्टेरॉन जरूरी क्यों है, प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत क्यों है, एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। किसके लिए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। अब इस हेल्दी प्रेगनेंसी में यदि आपको कहा जाए कि लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कौन से केस में देखने को मिलेगा, तो वो होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी कहाँ पर, यूट्रस में ना इम्प्लांट होकर कहाँ पर हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है किस केस में देखने को कम मिलेगा, वो होगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन इज पेन इन द काफ एंड डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट में इंडिकेट। तो काफ मसल्स की यहाँ पे पेन होना, जब आप पैर को क्या करते हैं, मोड़ते हैं, तो वो साइन कहलाता है हॉमन्स साइन। और ये किस में देखने को मिलेगा, एन्यूरिज्म में, सेलुलाइटिस में, लिम्फेडीमा में कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। तो पेन इन काफ मसल्स, काफ मसल्स में दर्द होता है जब आप डॉर्सीफ्लेक्शन वे में पाँव को घुमाते हैं, तो वो साइन कहलाएगा हॉमन्स साइन और देखने को मिल जाए थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। किसमें, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। इस तरीके से आपकी काफ मसल्स है, यहाँ पर जब आप टर्न करेंगे तो आपको पेन होगा, वो साइन कहलाएगा हॉमन्स साइन और देखने को मिलेगा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के केस में। स्टेटस है, किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, लेवल ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन, हार्डनेस ऑफ वाटर, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो हार्डनेस, जो हॉरोक्स सेपरेटस है, किसके लिए यूज किया जाता है, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर के लिए। इस तरीके से जो यहाँ पर इमेज में दिख रहा है क्या, हॉरोक्स सेपरेटस है, पानी में कितनी क्लोरीन की जरूरत है उसको मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज measures taken to stop the progress of disease is called which kind of prevention। that means disease already हो चुकी है लेकिन उसकी प्रोग्रेस को हमें रोकना है, तो कौन सा प्रिवेंशन कहलाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर नन ऑफ द अबव।
तो प्राइमरी में आप हेल्थ एजुकेशन इम्यूनाइजेशन से है जो प्रिवेंटिव मेजर अपनाएंगे वो क्या होगा, प्राइमरी। फिर जब हो जाएगी डिसीज, कोई भी डिसीज या प्रॉब्लम, देन आफ्टर आप उसके कॉम्प्लिकेशन है जो डेवलप नहीं होने देना चाहेंगे या फिर उसको प्रिवेंट करेंगे कॉम्प्लिकेशन होने से, तो क्या होगा, सेकेंडरी। लेकिन जब यही डिसीज होकर कॉम्प्लिकेशन बना चुकी है ऑलरेडी आपकी बॉडी में और उसकी जो ट्रीटमेंट के चांसेस हैं वो सभी वो किस में आएंगे, टर्सरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इंटरमीडिएट टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कॉल्ड। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल शेप में आपको बताया था कि जो इंटरमीडिएट टायर क्या होगा पंचायती राज सिस्टम का, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इंटरमीडिएट टायर क्या होगा यहाँ पर, पंचायत समिति। नेक्स्ट वन इज मिसेस प्रीति 22-year-old लेडी डिलीवर्ड अ प्रीमेच्योर बेबी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज यूजफुल फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस का क्वेश्चन है। यदि कोई 22 साल की लेडी ने प्रीमेच्योर बेबी को बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक के डिलीवर किया है तो उसके बेबी के लिए कौन सी मेडिसिन यूजफुल होगी, ऑक्सीटोसिन, रेनिटिडिन, डेक्सामेथासोन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन उसके बेबी के लिए हेल्पफुल होगी, तो वो होगी यहाँ पर डेक्सामेथासोन। क्या करेगी, ये प्रीमेच्योर बेबी हुआ है तो लंग मैच्यूरेशन में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर क्या करेगी, ये मेडिसिन का काम क्या होगा, बेबीज की लंग मैच्यूरेशन में बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज A 2-year-old मेल चाइल्ड हैज फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन। एक 2 साल का बच्चा है, सिम्टम है, ध्यान से देखिए, चेस्ट एंड्रॉइंग, बीजिंग एंड फीवर, विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ ड्रग फॉर द चाइल्ड। तो यहाँ पर फीवर है, बीजिंग साउंड आ रहा है, चेस्ट एंड्रॉइंग है, तो कौन सी मेडिसिन देंगे, ऑप्शन में एंटी कन्वल्सिव, डायरेटिक, एंटीबायोटिक या फिर एनाल्जेसिक्स। तो ऐसे केस में फीवर है दैट मीन्स क्या, इन्फेक्शन भी डेवलप हुआ है, बीजिंग है, चेस्ट एंड्रॉइंग है, तो इस तीनों साइन किसके हैं, क्लासिकल साइन है, तीनों क्लासिकल साइन है निमोनिया के। मेडिसिन कौन सी दी जाएगी यहाँ पर, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट वन इज इन पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज अ एम्ब्रियो पीरियड। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट में एम्ब्रियो पीरियड किसको कहा जाएगा, 0 से 14 दिन तक, 14 दिन से 8 वीक तक, 8 वीक से 38 वीक तक या फिर नन ऑफ द अबव। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के पीरियड में एम्ब्रियो और फीटल 2 अलग अलग स्टेज होती हैं। तो एम्ब्रियो पीरियड कब कहलाता है, 14 days to 8 weeks। कितना होगा, 14 days to 8 week तक का। जाइगोट होगा 0 से 14 दिन तक, एम्ब्रियो 14 दिन से 8 वीक तक और फीटस होगा 8 वीक से लेकर एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिर आता है पोस्ट नेटल पीरियड। तो पोस्ट नेटल पीरियड में अर्ली न्यूनेट, लेट न्यूनेट, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल, स्कूल एज एंड एडोलेसेंट है जो इंक्लूड होंगे। यदि WHO के अकॉर्डिंग एज पूछ ली जाती है एडोलेसेंट एज ग्रुप की तो कितनी होती है, 10 से 19 साल तक। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोसिस और जूनोटिक डिसीज। तो जूनोटिक डिसीज का मतलब होता है ऐसी डिसीज जो इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन में डेवलप हुई हो। तो जूनोटिक डिसीज इनमें से कौन सी है, रेबीज, मलेरिया, एड्स या फिर टाइफॉइड। तो यहाँ पर जो जूनोटिक डिसीज है वो कौन सी है, तो वो है यहाँ पर रेबीज, क्योंकि इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट करने के कारण होगी, लिकिंग करने के कारण होगी। तो रेबीज क्या होगी यहाँ पर, एक जूनोटिक डिसीज। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी इन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया था, 1997, 1996, 1965 या 1993। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी इसको कब अडॉप्ट किया था, 1993 में। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज बेस्ड बिकॉज इट इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड गेट्स एक्सक्रीटेड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जिसको यदि हम ज़्यादा भी बॉडी में एडमिनिस्टर कर देते हैं लेकिन बॉडी उसको स्टोर नहीं करेगी और बॉडी है जो क्या कर देगी, एक्सक्रीट कर देगी। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो विटामिन ए, डी, ई के सभी क्या फैट सॉल्युबल विटामिन है, उनको बॉडी स्टोर करके रख लेगी। लेकिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी के विटामिन है इनको हमारी बॉडी स्टोर करके नहीं रख सकती। तो इसीलिए इसका आंसर आपका क्या होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स लाइक चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, रेड एंड शाइनिंग लिप्स
इन्फ्लामेशन एंड बर्निंग आई एंड स्क्रोटल डर्मेटाइटिस इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ। तो इतने सारे यहाँ पर साइन बताए हैं डिसीज के। चिलोसिस है, ग्लोसाइटिस है, रेड एंड शाइनिंग लिप्स है, इन्फ्लामेशन है, बर्निंग आई है। तो ये किसके सिम्टम है? विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B12 या फिर विटामिन B2। तो यहाँ पर जितने भी साइन सिम्टम है ये सब किसके हैं? राइबोफ्लेविन और विटामिन B2 के। किसके? राइबोफ्लेविन और विटामिन B2, जिसके कारण स्किन डिसऑर्डर होगा, एडिमा होगा माउथ थ्रोट में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? B2। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड ओनली वंस एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी मेडिकेशन जिसका हम क्या कहेंगे कि एक बार में इमरजेंसी में दी जाएगी और एक ही बार दी जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? PM ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर। तो यदि कोई ऐसी लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है वो एक ही बार बस दी जाती हैं तो उनके लिए क्या कहा जाता है? स्टेट ऑर्डर। क्या कहलाएंगी वो? स्टेट ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ सीवियर पेन, फिजिशियन एडवाइज हिम इंजेक्शन मॉर्फिन 2 mg IV स्टेट, नर्सिंग ऑफिसर शुड असिस्ट फॉर। यदि पेशेंट को क्या दिया जा रहा है इमरजेंसी में? मॉर्फिन दिया जाता है। ऐसे केस में आप क्या चेक करेंगे? BP, टेम्परेचर, पल्स या फिर रेस्पिरेटरी रेट। तो ये क्या करेगा? मॉर्फिन क्या करता है? ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मोस्ट कॉमन कारण बनेगा जिसके कारण रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। तो जो चीज़ यहाँ पर मेजर की जाएगी वो क्या होगी? रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट वन इज फ्यूमिगेशन ऑफ लेबोरेटरी इज डन टू किल। लेबोरेटरी में यदि फ्यूमिगेशन किया जाता है फ्यूमिगेटर मशीन से तो ये क्यों किया जाता है? बैक्टीरिया के लिए, रोडेंट्स के लिए, वायरस के लिए, फिर फंगल के लिए। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो OT में ऑपरेशन थिएटर में फ्यूमिगेशन किया जाता है, मशीन से धुआं छोड़ा जाता है, किसके लिए किया जाता है? रोडेंट्स को भगाने के लिए। नेक्स्ट वन इज एन एडल्ट शेड्यूल फॉर अ पैरासिंथेसिस, व्हाट शुड द नर्स प्लान टू डू इमीडिएटली बिफोर द प्रोसीजर इज स्टार्टेड। तो पैरासिंथेसिस होने के पहले एज अ नर्स आप क्या चीज़ें जो नोट डाउन करेंगे कोई प्रोसीजर होने के पहले और पैरासिंथेसिस प्रोसीजर होने के पहले? एडमिनिस्टर द डाइजेपाम, आस्क द क्लाइंट टू हिज बॉबल्स, हैव द क्लाइंट एम्प्टी हिज और हर ब्लैडर या फिर गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ऐसे केस में यदि पैरासिंथेसिस किया जाना है तो ऐसे केस में एज अ नर्स आपकी प्रायोरिटी होगी क्लाइंट का ब्लैडर है जो क्या करना है? एम्प्टी करवा के रखना है, जिससे कोई भी बॉडी फ्लूइड सैंपलिंग है जो की जाती है तो उसमें आपके लिए हेल्प। ब्लीडिंग बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन एज। यदि ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में होती है तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन में मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरेजिया, डिसमेनोरिया या फिर मेट्रोरेजिया। तो क्या टर्म यूज किया जाएगा यदि ब्लीडिंग पीरियड्स के मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बीच में होती है? तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी और जो वर्ड यूज होगा वो क्या कहलाएगा? मेट्रोरेजिया। क्या होगा? मेट्रोरेजिया। वे तीनों टर्म यहाँ पे हम देखते हैं। तो मेट्रोरेजिया क्या होगा? ब्लीडिंग हो रही है जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में वो। फिर आता है मेनोरेजिया। मेट्रोरेजिया मेनोरेजिया अलग है। तो मेट्रोरेजिया का मतलब क्या है? जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके बीच में ब्लीडिंग होती है तो मेट्रोरेजिया। लेकिन मेनोरेजिया का मतलब है कि हैवी और प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल ब्लीडिंग होती है विद मेंस्ट्रुअल साइकिल के। मेट्रोरेजिया का मतलब जो ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड में हो रही है वो, लेकिन हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होना क्या है? मेनोरेजिया। पॉलीमेनोरेजिया जो कि एक क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में मतलब, या फिर हम ये कह सकते हैं बार बार पीरियड्स आना या फिर मंथ में 2 बार 3 बार तक पीरियड्स का आना। डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन इज करेक्ट रिगार्डिंग सीमेन कलेक्शन इंक्लूड। तो सीमेन कलेक्शन के लिए सही पॉइंट यहाँ पर क्या है? प्रोवाइड अ फ्रेश सैंपल, पेशेंट कैन कंटिन्यू विद सेक्सुअल एक्टिविटीज, नो नीड ऑफ एनी एब्सिस्टेंस, सैंपल शुड बी रेफ्रिजरेटेड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यदि सीमेन कलेक्ट करते हैं सैंपलिंग के लिए तो आपका जो सही पॉइंट है वो क्या होगा कि फ्रेश सैंपल प्रोवाइड करवाना। कुछ केस में सेक्सुअल एक्टिविटी एब्सिस्टेंट की जाती हैं तो यहाँ पर इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फ्रेश सैंपल प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू वीकनेस ऑफ बोथ लेग्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। तो यदि बोथ लेग मतलब कि दोनों पांव और जो लोअर पार्ट है ट्रंक के नीचे का, एब्डोमेन के नीचे का लोअर पार्ट है, वहां पर वीकनेस होना क्या कहलाएगा? पैराप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया या फिर टेट्राप्लेजिया। चारों टर्मिनोलॉजी देखिए कि वीकनेस ऑफ बोथ लेग, दोनों पैर और लोअर पार्ट है जो ट्रंक के नीचे का, उसमें वीकनेस होना है क्या कहलाएगा? पैराप्लेजिया। क्या कहलाएगा? पैराप्लेजिया। और डाइप्लेजिया जिसमें लोअर बॉडी पार्ट दोनों लेग अफेक्ट है। हेमीप्लेजिया में सिंगल पोर्शन अपर हेड से लेके राइट साइड का सेक्शन जिसमें हाथ और एक साइड का पैर अफेक्ट होगा, और या फिर जो पैराप्लेजिया पूछते तो लोअर बॉडी पार्ट। मोनोप्लेजिया पूछते तो ओनली एक हाथ हो सकता है या फिर एक पैर हो सकता है सिंगल। और टेट्राप्लेजिया का मतलब दोनों हाथ पैर लोअर अपर पूरी बॉडी में क्या होना? वीकनेस का होना। नेक्स्ट वन इज इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज नोन एज। तो जो चीज आपके सामने बोली जा रही है उसको ना समझ पाना क्या कहलाएगा? ना तो बोल पा रहे हैं आप, ना ही उसको समझ पा रहे हैं स्पोकन वर्ड्स को, तो ये क्या कहलाएगा? एग्नोसिया, एफासिया, एप्रेक्सिया या फिर इंसोम्निया। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड, जो बोला जा रहा है या फिर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है वो? एफासिया। एग्नोसिया का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, पीपल, पर्सन को ना पहचान पाना, लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स और पीपल। एप्रेक्सिया का मतलब होता है कि एक मोटर डिसऑर्डर है जिसमें जनरली पर्सन को कुछ भी चीजें मूवमेंट करने में जो प्रॉब्लम होगी वो क्या कहलाएगा? एप्रेक्सिया। नेक्स्ट वन इज इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी आफ्टर डिलीवरी इज ऑल एक्सेप्ट। तो न्यूबॉर्न बेबी को डिलीवरी के बाद सभी केयर दी जाएंगी किसी एक को छोड़कर। बेबी शुड कीप लोअर देन द यूट्रस, सक्शनिंग, क्लीन द आईलेट्स, बाथ द बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी को इमीडिएटली केयर में क्या दिया जाता है? बेबी को सक्शनिंग की जाती है, आईलेट्स क्लीन किए जाते हैं, वार्म रखा जाता है बेबी को, लेकिन बेबी को तुरंत जो बाथ नहीं दिया जाता। ये बेस्ड ऑन जो हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स उसके अकॉर्डिंग होता है, बट मेनली आफ्टर 24 आवर के बाद ही हम बात है जो दे सकते हैं। तो यहाँ पर सक्शनिंग की यदि बात होती है तो सक्शनिंग कैसे की जाती है? फर्स्ट माउथ देन नोज, जिससे हम एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आती है आईलेट्स को क्लीन करने की, तो ड्राई कॉटन है जो स्टेराइल स्वैप से हम क्लीन कर सकते हैं, जो कि मीडियल टू लेटरल, क्या करना है? मीडियल टू लेटरल साइड करना है। अम्बिलिकल कॉर्ड को हमें कट करना है। कब कट करना है? 2 से 3 मिनट के बाद, जब तक पल्सेशन है जो स्टॉप ना हो जाए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इमीडिएट बेबी की केयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज विच एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन इन पेशेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग सीजर्स इन बेड। तो यहाँ पर आप पेशेंट को एस्पिरेट करने से, कुछ भी चीज एस्पिरेट करने से कैसे बचा सकते हैं यदि पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं? तो ऑप्शन में एलिवेट द हेड, लूजन द रिस्ट्रिक्टिव क्लॉथ्स, पोजीशन द क्लाइंट ऑन द साइड विथ हेड फ्लैक्स्ड फॉरवर्ड, या फिर यूज द टंग डिप्रेसर विद द टीथ। यदि किसी को सीजर्स आ रहे हैं तो उसको तो कुछ अता पता नहीं है कि क्या चल रहा है उसकी बॉडी में, लेकिन आप उसको एस्पिरेट करने से मुंह से झाग जैसे आएगा, म्यूकस आएगा, तो उसको आप कैसे है जो प्रिवेंट कर सकते हैं एस्पिरेट करने से? तो हम पेशेंट को लेटरल पोजीशन देके, साइड लाइन पोजीशन देके, हेड फ्लैक्स्ड फॉरवर्ड पोजीशन देके पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं? कोई भी मटेरियल एस्पिरेट करने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इंडिकेट कोमा इन एन एडल्ट पेशेंट एज पर द GCS। तो ग्लासगो कोमा स्केल कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए यूज की जाती है। तो कितना यहाँ पर स्कोरिंग होगी जिससे पता चलेगा कि पेशेंट कोमा में है? 0, 5, 9 या फिर 12? कितना स्कोर होगा जिससे पता चलेगा कि पेशेंट को क्या है? कोमा डेवलप हो रहा है, तो वो है 5। यदि पेशेंट में जो बेस्ट रिस्पॉन्स होता है तो मैक्सिमम स्कोरिंग कितनी होती है? 15। यदि टोटली अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है तो 3 स्कोर दिया जाएगा, और लेस देन 8 से कम जाता है तो पेशेंट क्या है? कोमाटोज हो रहा है। तो यहाँ पर कोमाटोज के लिए, कोमा के लिए कितना यूज किया जाएगा? 5। नेक्स्ट वन इज
Accumulation of pus in the fallopian tube is known as, तो fallopian tube यूट्राइन ट्यूब में पस का है जो accumulation होना क्या कहलाएगा? साल्फिंजाइटिस, ऊफोराइटिस, हाइड्रोसाल्फिंग्स या फिर हाइड्रोपेनिक्स। तो जो टर्म यूज किया जाएगा किसके लिए? पस का accumulation होना fallopian tube यूट्राइन ट्यूब में क्या कहलाएगा? हाइड्रोसल्फिंग। The trend of development that follows head to foot is called, तो डेवलपमेंट का ऐसा ट्रेंड जिसमें डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है? हेड टू फुट, कहाँ से? सिर से पांव की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा? सेफेलोकॉइडल, पास टू स्पेसिफिक, बोथ प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो दो तरीके का डेवलपमेंटल ट्रेंड है, एक तो होता है सेफेलोकॉइडल, दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफेलोकॉइडल में सेफेलिक का मतलब हेड होता है, तो सेफेलोकॉइडल में क्या होगा? हेड टू फुट। और यदि सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी से पेरिफेरल रीजन में आपके सेंटर पार्ट से लेके हाथ पैर की तरफ, हाथों की तरफ जो डेवलपमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमो डिस्टल। लेकिन यदि हेड टू फुट पूछा है तो क्या होगा? सेफेलोकॉइडल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एमएमआर वैक्सीन? तो एमएमआर वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? सबक्यूटेनियस, नेजल, ओरल या फिर इंट्राडर्मल? तो जो एमएमआर वैक्सीन है किस रूट से दी जाती है? दी जाती है सबक्यूटेनियस रूट से। अब यहाँ पर अलग अलग वैक्सीन दी हुई हैं और उनके रूट दिए हुए हैं। तो ओरल पोलियो वैक्सीन और रोटा वायरस वैक्सीन है, दो ऐसी वैक्सीन है जो ओनली ओरली दी जाती हैं। ओपीवी दी जाती है 2 ड्रॉप्स, पोलियो रोटा वायरस दी जाती है 5। तो यहाँ पर दोनों ओरली दी जाती हैं। रोटा वायरस डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। इंट्रामस्कुलर जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है आईपीवी है वो दिया जाएगा, न्यूमोकोकल वैक्सीन दी जाएगी। सबक्यूटेनियस से मीजल्स और येलो फीवर दिया जाता है। इंटरडर्मल से ओनली बीसीजी वैक्सीन है जो दी जाती है। नेक्स्ट वन इज इफ अपगार स्कोर इज 8 देन द बेबी इंडिकेट, यदि अपगार स्कोरिंग सिस्टम बेबी डिलीवर होने के दिन 1 मिनट और आफ्टर 5 मिनट किया, 2 बार किया जाता है 1 मिनट और 5 मिनट में। तो यहाँ पर अपगार स्कोर में यदि 8 पॉइंट आते हैं दैट मीन्स बेबी कैसा है? डिप्रेस्ड है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, नो डिप्रेशन है या फिर नन ऑफ द अबव। यदि अपगार स्कोर 8 आता है दैट मीन्स बेबी क्या है? पूरे तरीके से हेल्दी है, उसको कोई भी डिप्रेशन नहीं है। अपगार स्कोर की खोज की थी वर्जीनिया अपगार ने 1952 में स्कोरिंग सिस्टम दिया था जिसमें एट 1 मिनट और 5 मिनट में क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। मैक्सिमम स्कोरिंग पॉइंट की बात करें तो कितना होता है? 10 और टोटल स्कोर तो मैक्सिमम 10 होता है। लेकिन यदि बिलो 7 जाता है तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी फिर अलग अलग क्लासीफाई इसको किया जाता है। और इसके कंपोनेंट क्या क्या है अपगार स्कोर की? अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेसी, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट द एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन? तो एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? एट्रोपिन, डिगॉक्सिन, एपिनेफ्रिन या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट? तो यहाँ पर एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज होगी वो क्या होगी? एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट वन इज फीवर, हेडेक एंड नचल रिजिडिटी। 3 साइन है, क्लासिक साइन है नचल रिजिडिटी। यहाँ पर क्वेश्चन देख के आपको आंसर भी याद आ गया होगा। फीवर है, हेडेक है, नचल रिजिडिटी है, तो ये किसके क्लासिकल साइन है? मेनिंजाइटिस, मेनिंगोमायोसिल, अल्जाइमर्स डिसीज या फिर पार्किंसंस डिसीज। तो जितने भी यहाँ पर तीनों साइन बताए हैं, नचल रिजिडिटी, फीवर, हेडेक, ब्रुजिन्स्की साइन, कर्निंग साइन, है किसके साइन है सब? ये मेनिंजाइटिस के साइन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? मेनिंजाइटिस। एक क्वेश्चन आपके लिए, ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन में है अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG एंड इनहिबिन बी। तो यहाँ पर क्या है जो इंक्लूडेड नहीं है? जो टेस्ट है यहाँ पर प्रेगनेंसी में कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट है जो क्वाड्रिपल, क्वाड्रिपल का मतलब होगा 4 स्क्रीनिंग टेस्ट और क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट है उनमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो होगा इनहिबिन बी। क्या होगा? इनहिबिन बी। जो जो क्वाड्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, HCG एंड डायमेट्रिक इनहिबिन ए इंक्लूड होता है, ना कि इनहिबिन बी। इनहिबिन बी होता है जनरली जो इनफर्टिलिटी के लिए टेस्ट करवाया जाता है, इनहिबिन बी।
तो यहाँ पर ओवेरियन ट्यूमर के लिए भी ये कभी कभी यूज किया जाता है, इनहिबिन ए एंड इनहिबिन बी। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर क्वाड का मतलब होता है 4। तो यहाँ पर जो क्वाड्रिपल में 4 स्क्रीनिंग टेस्ट इंक्लूडेड है, इनमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एंड डायमेरिक इनहिबिन ए इंक्लूड है। फिर आता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट, डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट एंड क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट। तो ट्रिपल मार्कर टेस्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG और एस्ट्रॉयल है जो यहाँ पर चेक किए जाते हैं। यदि हाई लेवल है अल्फा फीटोप्रोटीन का, दैट मीन्स क्या, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, एनेंसेफेली है। यदि लो है तो क्या है, बेबी के लिए ट्रायसोमी डेवलप हो सकता है 21, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहेंगे, या फिर एडवर्ड सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वन इज मेट्रोनिडाजोल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट। तो मेट्रोनिडाजोल किसको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है? टाइफॉइड, डिसेंट्री, कोलेरा या फिर डायरिया। जो मेट्रोनिडाजोल है, क्या है, मेट्रोनिडाजोल है जो किसके लिए यूज की जाती है? तो मेट्रोनिडाजोल यूज की जाती है डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। जनरली ये मार्केट में किस नाम से मिलती है? फ्लैजाइल। किस नाम से मिलती है? फ्लैजाइल नाम से मिलती है, जो कि एक एंटीबायोटिक भी और एक एंटी प्रोटोजोल मेडिकेशन है। आपको याद रखना है कि मेट्रोनिडाजोल क्या है, एक एंटीबायोटिक की तरह भी काम करेगी और एंटी प्रोटोजोल की तरह भी काम करेगी। तो इसका जो यूज होता है मेट्रोनिडाजोल का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, वो किस में होता है? होता है डिसेंट्री में। अब डायरिया और डिसेंट्री के बीच का एक जो डिफरेंस है एग्जाम में यदि आपको आए तो बताना है कि जो डायरिया में फीकल का जो फीकल है, स्टूल है, किस टाइप का होगा? वॉल्यूमिनस होगा। लेकिन डिसेंट्री में स्कैंटी स्टिकी होगा। ब्लड कभी भी डायरिया जब होता है पेशेंट को तो फीकल मटेरियल के साथ ब्लड नहीं आता, लेकिन डिसेंट्री में आता है। म्यूकस रहेगा और पस सेल्स भी रहेगी और सीवियर स्ट्रेनिंग भी होगी ड्यूरिंग डेफिकेशन में डिसेंट्री में। लेकिन डायरिया में ये सब नहीं होगा। डायरिया में आपको याद रखना है कि ना तो ब्लड आता है, ना ही म्यूकस आएगा, और पस सेल्स भी बहुत ही कम होंगी और डेफिकेशन के टाइम पर ज़्यादा स्ट्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपको बीच का डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आता है कि कौन से साइन डायरिया को डिसेंट्री से डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो होगा ब्लड, म्यूकस दोनों है जो एब्सेंट रहते हैं फीकल मटेरियल में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीनेटल इन्फेक्शन डिसीज इज द मोस्टली कंटेजियस। तो यहाँ पर सभी कंटेजियस डिसीज है, लेकिन यहाँ पर कहा है पेरीनेटल डिसीज। तो पेरीनेटल इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी सबसे ज़्यादा कंटेजियस है? सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, HIV और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा कंटेजियस है, वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। कौन सी है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है जो सबसे ज़्यादा कंटेजियस है। पेरीनेटल इन्फेक्शन की बात हो रही है तब। तो HSV क्या है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये बेबी को क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा है जो कॉमनली यहाँ पर पूछा है, सबसे ज़्यादा कंटेजियस है, तो क्या होगा? HSV वायरस। Herpes virus can also be spread to the baby if a mother has a blister caused by herpes on her breast। देखिए यहाँ पर आपको इसका रेशनल भी मिल जाएगा कि बच्चों में पेरीनेटल टाइम में बच्चों में है जो सबसे ज़्यादा रिस्क क्यों रहेगा? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का ही, क्योंकि यदि मदर के ब्रेस्ट में या फिर आसपास एक भी ब्लिस्टर है, बेबी ब्रेस्ट फीड करेगा, क्या होगा? अफेक्टेड ब्रेस्ट से यदि बेबी ने ब्रेस्ट फीड किया तो बेबी के लिए फर्स्ट 4 वीक आफ्टर बर्थ के भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, तो वो भी पेरीनेटल इन्फेक्शन में ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉमनली वो इजीली बच्चे को होगा, जो जिसको हम हाईली कंटेजियस कह रहे हैं, वो क्या होगा? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट वन इज विदिन व्हाट पीरियड ऑफ पोस्ट डिलीवरी शुड RHD इम्यूनोग्लोबुलिन be given to appropriate candidate to prevent anti-D isoimmunization। तो anti-D isoimmunization से प्रिवेंट हम बच्चे को कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर 12 घंटे में, 24 घंटे में, 72 घंटे में या फिर 80 घंटे में। तो RH आइसोइम्यूनाइजेशन बेबी को प्रिवेंट करने के लिए और मदर के लिए भी हमें कितने घंटे के अंदर है जो RHD इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करनी है? तो कितने घंटे के अंदर करनी है RHD इम्यूनोग्लोबुलिन मेडिसिन?
72 घंटों के कितने विदिन 72 घंटों के अंदर है जो हमें क्या करना है, प्रेग्नेंट लेडी के जो मदर है उसके लिए डिलीवरी के बाद, पोस्ट डिलीवरी के बाद विदिन 72 घंटों के अंदर आरएचडी इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना है डी आइसो इम्यूनाइजेशन, एंटी डी आइसो इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज Which of the following perinatal infection disease can be prevented by post-delivery passive active isoimmunization of the neonates? तो यहाँ पर कौन सा पेरीनेटल इन्फेक्शन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अभी हमने पढ़ा कि कौन सा कंटेजियस है पेरीनेटल पीरियड में, अब है यहाँ पर कौन सा पेरीनेटल इन्फेक्शन है जिसको हम पैसिव एक्टिव आइसोइम्यूनाइजेशन से न्यूनेट बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन में HSV, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस CMV। तो यहाँ पर जो पेरीनेटल इन्फेक्शन है, हम बेबी को पोस्ट डिलीवरी के बाद, बेबी को आफ्टर डिलीवरी के बाद पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन से बेबी को हम उस डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी विदिन 24 आवर के अंदर क्या दे दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो दे दी जाती है बच्चों में। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, और हेपेटाइटिस बी वायरस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। तो सीरम हेपेटाइटिस किसको कहा जाता है, हेपेटाइटिस ए को, बी को, ई को, या फिर बैक्टीरियल हेपेटाइटिस को। तो हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस यहाँ पर कहा है तो वो क्या है, हेपेटाइटिस बी। क्या है, हेपेटाइटिस बी। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको रूट जनरली पूछे जाते हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी ये दोनों फीको ओरल रूट से होते हैं। बाकी हेपेटाइटिस सी जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी हम कह सकते हैं, हेपेटाइटिस बी जो कि ओनली DNA वायरस है। यहाँ पर आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको आता है हेपेटाइटिस की जो कैटेगरी के वायरस हैं इनमें से DNA वाला वायरस कौन सा है, तो हेपेटाइटिस बी। ब्लड बॉर्न सेक्सुअल वर्टिकल ट्रांसमिशन से हेपेटाइटिस बी हो सकता है। फिर आता है हेपेटाइटिस डी जो कि हेपेटाइटिस बी के साथ में होगा, को इन्फेक्शन जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस ए, सी, डी और ई हैं ये कैसे हैं, RNA वायरस हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है क्या है, DNA वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस सी का। नेक्स्ट है यहाँ पर A neurological disorder in which the patient will have an expression of mask-like face and staring is known as। तो कौन सी डिसीज है जिसमें पेशेंट का, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पेशेंट का फेस कैसा रहेगा, मास्क लाइक फेस होगा और स्टेयरिंग टाइप से देखेगा। ऑप्शन में माइस्थेनिया ग्रेविस, अल्जाइमर्स डिसीज, हंटिंगटन्स कोरिया एंड पार्किंसंस डिसीज। चारों डिसीज एग्जाम में आपको आती हैं, याद रखें आप। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस होगा। मैंने यहाँ पर क्लिनिकल साइन, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, मास्क लाइक फेस देखने को मिल रहा है। तो ये किस में देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा पार्किंसंस डिसीज में। किस में देखने को मिलेगा, पार्किंसंस डिसीज में। माइस्थेनिया ग्रेविस का मतलब होगा यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर डिसीज है जिसमें मसल्स वीकनेस रहेगी। क्या रहेगी, मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट्स इन द वेन इज कॉल्ड एज। तो यदि वेन्स में क्या है, क्लॉट का डेवलपमेंट होता है, थक्के जमते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोसिस, एन्यूरिज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस और इस्कीमिया। तो क्या कहलाएगा, यदि वेन्स में क्लॉट का फॉर्मेशन होगा तो वो कहलाता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस या फिर थ्रोम्ब का फॉर्मेशन कहलाना क्या कहलाएगा, यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर क्या टर्म यूज करेंगे, थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पर जो अदर टर्मिनोलॉजी एग्जाम में आती है, एन्यूरिज्म का मतलब होगा वीकेंड एरिया इन एन आर्टरी। जनरली एन्यूरिज्म में क्या होगा, जो वीक आर्टरी का एरिया है वो क्या हो जाएगा, दूसरी जगह वल्ज हो जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, जो फैट है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका बिल्डअप होगा किसमें, आर्टरीज में। इस्कीमिया का मतलब होगा टिश्यू डेथ। नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द कॉन्सेप्सियस इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी।
यहाँ पर बताना है कि प्रेगनेंसी की ऐसी एबनॉर्मल स्टेज जिसमें जो कॉन्सेप्टियस मटेरियल है, कॉन्सेप्शन का जो मटेरियल है वो यूट्राइन कैविटी के बाहर इम्प्लांट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कहीं पर भी हो लेकिन इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, यूट्राइन वॉल में होगा। लेकिन जब यूट्राइन वॉल के यहाँ पर ना होके कहीं और हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज और अबॉर्शन। क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी? तो वो कहलाएगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, एग रिलीज करेगी ओवरी। ध्यान से देखिए, ओवरी एग रिलीज करेगी, फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में। लेकिन यदि क्या है, लेकिन यदि यही फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट कहाँ पर हो जाए? फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाए, ओवरी में हो जाए, सर्विक्स के यहाँ पर हो जाए, अदर देन यूट्रस के कहीं पर भी इम्प्लांट हो जाता है। और कॉमनली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इसको ट्यूबुलर प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर ऑफ लाइफ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर फीडिंग एंड एम्प्टी रेक्टम आर द फाइंडिंग्स ऑफ। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, फेलियर टू पास मेकोनियम क्या है? फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर तक क्या है? फर्स्ट 36 आवर तक डिलीवरी होने के बाद से लेकर 36 घंटों तक यदि बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल, जो फर्स्ट पासिंग स्टूल जिसको मेकोनियम कहते हैं, वो पास नहीं करेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पुअर फीडिंग है और रेक्टम कैसा है? एम्प्टी है, तो ये किसकी फाइंडिंग है? हिरस्प्रिंग्स डिसीज, अपेंडिसाइटिस, माल एब्जॉर्प्शन और पेरिटोनाइटिस। तो यहाँ पर ये सभी साइन किसके हैं? ये हैं हिरस्प्रिंग्स डिसीज के, जिसमें जो गैंग्लियोनिक सेल्स रहेंगी ये एब्सेंट रहेंगी। जनरली गैंग्लियोनिक सेल्स से रहती हैं, जिसको मेगा कॉलन डिसीज भी कहेंगे। तो गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी, जिसके कारण जो यहाँ पर रेक्टम है क्या रहेगा? यहाँ पर ब्लॉकेज रहेगा। तो यहाँ पर जब रेक्टम में कुछ आएगा ही नहीं तो क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पुअर फीडिंग होगी, रेक्टम एम्प्टी होगा, बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल है जो पास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर इन गर्ल्स इज कॉल्ड। तो प्यूबर्टी यदि 8 साल से कम एज के पहले ही हो जाए गर्ल्स में तो इसको क्या कहेंगे? थैलार्ची, मिनार्ची, डिलेड प्यूबर्टी या फिर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। क्या हम टर्म यूज़ करेंगे यदि प्यूबर्टी बिफोर ऑनसेट हो जाए, 8 साल से भी कम एज में हो जाती है प्यूबर्टी, तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या टर्म है जो यूज़ करेंगे? तो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी वो कौन सी होगी? वो होगी यहाँ पर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो 8 साल के पहले यदि प्यूबर्टी आ जाती है, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं अदर, और जो साइन है प्यूबर्टी के साइन दिखाई देने लगेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? वो स्टेज कहलाएगी प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। थैलार्ची का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट वर्ड्स का डेवलपमेंट होना। मीनार्ची का मतलब होगा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का आना। डिले प्यूबर्टी का मतलब होगा जब प्यूबर्टी अब 16 ईयर के बाद भी ना आए, तब इसके लिए हम क्या कहेंगे? 14 to 60 ईयर के बाद आती है तो उसको हम कहेंगे डिले प्यूबर्टी। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कोल्ड स्पंजिंग। तो कोल्ड स्पंजिंग के लिए जो वाटर यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए? 98 डिग्री फ़ारेनहीट, 105 डिग्री फ़ारेनहीट, 70 डिग्री फ़ारेनहीट और 0 डिग्री फ़ारेनहीट। दैट मीन्स वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो वाटर हम कोल्ड स्पंजिंग के लिए यूज़ करेंगे? तो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए 70 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट वन इज विच अमंग दी फॉलोइंग इज नोन एज बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इनमें से क्या कहलाएगा? ऑप्शन में इकोनॉमी, फैमिली, होम विजिट और इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो टर्म यूज किया जाएगा बैकबोन ऑफ कम्युनिटी के लिए वो क्या होगा? वो होगा यहाँ पर होम विजिट। क्या होगा? होम विजिट। नेक्स्ट वन इज फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्लो पल्स रेट, डेलीरियम एंड रोज कलर्ड रैसेस इंडिकेट द डिसीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि फीवर है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस के साथ साथ यहाँ पर जो रोज कलर के रैसेस दिखाई दे रहे हैं। कैसे हैं? रोज कलर के रैसेस हैं बॉडी पर, वो क्या कौन सी डिसीज के साइन है? स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटनस या फिर चिकन पॉक्स। अब एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है कि रोज कलर स्पॉट्स किस डिसीज में देखने को मिलते हैं।
रोज कलर जो स्पॉट देखने को मिलते हैं मीजल्स में, किसमें? मीजल्स और रूबियोला में। यहाँ पर चिकन पॉक्स और मीजल्स के जो साइन है थोड़े बहुत मैच करते हुए हैं, लेकिन जो रोज कलर के स्पॉट्स हैं, कॉप्लेक स्पॉट्स हैं, किसमें देखने को मिलते हैं? मीजल्स में। चिकन पॉक्स में है जो सबसे पहले जो रैसेस आएंगे, कहाँ पर फॉर्मेशन होगा चेस्ट पर, फिर देन आफ्टर पूरी बॉडी पर। इनका मेन साइन यही है, कॉप्लेक स्पॉट्स मेन साइन है मीजल्स का, और रोज स्पॉट्स किसमें देखने को मिलेंगे? मीजल्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ऑप्शन में था टिटनेस, तो टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट है क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी। इंक्यूबेशन पीरियड है एवरेज 10 डेज, जो कि जनरली 3 से 21 दिन का होता है, और ट्रांसमिशन होता है इसका टिटनेस का किसके थ्रू? डायरेक्ट मिट्टी से, सॉइल से। जो क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी है, इनका ट्रांसमिशन जनरली कैसे होता है? मिट्टी से या फिर एनिमल एक्सक्रीटा से। नेक्स्ट वन इज अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो हम अस्थमा को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन से, टेक द वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली और नन ऑफ द अबव। तो अस्थमा को हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेनली यहाँ पर एलर्जन से, क्योंकि अस्थमा किससे होता है? जनरली एलर्जन से हो सकता है, पॉलन से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रोंकाई है, इसमें क्या होगा? स्पाज्म देखने को मिलेगा। क्या होगा? स्पाज्म होगा, सिकुड़ेगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। बीजिंग साउंड मेन साइन है इनका। अब यहाँ पर बात की जाती है कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? तो एलर्जन से, जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है उससे दूर रहिए, तो आपको वो प्रॉब्लम अपने आप नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज इन अ क्राइंग बेबी व्हेन शुड द कॉर्ड बी क्लेम्ड नॉर्मली। तो यदि बेबी क्या कर रहा है? अच्छा कहते हैं जो हेल्दी बेबी की पहचान है वो क्या है? डिलीवर होने के तुरंत बाद रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि बेबी क्राई कर रहा है तो कॉर्ड को हम कितने टाइम में क्लैम्प करेंगे? 10 मिनट ऑफ डिलीवरी, 10 मिनट्स ऑफ डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, और वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप्स, और डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो क्राइंग बेबी, बेबी अच्छे से यदि क्राई कर रहा है तो क्लैम्प को हमें कब क्लैम्प कब करनी है? कॉर्ड हमें जब पल्सेशन स्टॉप हो जाए तब। वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप देन आफ्टर वी कैन क्लैम्प द कॉर्ड। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का कॉज क्या है? निसीरिया गोनेरिया, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीज वायरस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो यहाँ पर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? निसीरिया गोनोरिया। क्या है? निसीरिया गोनोरिया। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम कह सकते हैं कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न। एग्जाम में आ सकता है ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का मतलब क्या है? कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न, जो कि आई इन्फेक्शन है, विद इन 30 डेज में डिलीवरी से लेके फर्स्ट 30 डेज में डेवलप हो सकता है। बर्थ कैनाल के थ्रू हो सकता है बच्चों को, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है गोनोरिया। निसीरिया गोनोरिया ही इसका मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के लिए। तो यहाँ पर बर्थ कैनाल से बेबी यदि वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे निसीरिया गोनोरिया जो एजेंट है इसके थ्रू बेबी को ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम डेवलप होने के। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल साइन सीन इन टिटनस इज। क्लिनिकल साइन क्या है इसमें से? टिटनस का कॉप्लेक स्पॉट्स, स्यूडो मेम्ब्रेन, ओपिस्थोटोनस और हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया तो रेबीज का क्लिनिकल साइन है, कॉप्लेक स्पॉट्स मीजल्स का साइन है। अब यहाँ पर बचते हैं दो, स्यूडो मेम्ब्रेन और ओपिस्थोटोनस। तो टिटनस में जनरली क्या अफेक्ट होगा? बोन्स अफेक्ट होंगी, मसल्स अफेक्ट होंगी। तो यहाँ पर टिटनस का जो क्लासिकल साइन है वो क्या है? वो ओपिस्थोटोनस। Opisthotonus is the severe hyperextension and spasticity in which an individual's head, neck and spinal column enter into complete bridging or arching position। एग्जाम में आपको यदि इमेज दिखाई दे कि ये किसके कारण हुई है तो ये हुए टिटेनी के कारण। किसके कारण? टिटेनी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। तो अब यहाँ पर यदि इस तरीके से आर्च बन जाती है टिटेनी के कारण तो इसके लिए क्या टर्म हम यूज करेंगे? ओपिस्थोटोनस, जिसमें सीवियर हाइपर एक्सटेंशन हुआ है बॉडी का, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्पाज्म देखने को मिला है, जिसमें पर्सन का हेड, नेक और पूरी स्पाइनल कॉर्ड ने एक आर्च बना लिया है। क्या बना लिया है? आर्च बना लिया है, ब्रिज जैसे बना लिया है कि यहाँ से देखिए सीधा यहाँ तक
जो यहाँ पर टोए है, टोए से सीधा हेड तक पूरा एक बीच में जो ब्रिज जैसे दिख रहा है क्या है, ओपिस्थोटोनस। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस व्हाट लेवल ऑफ यूरिन एल्ब्यूमिन टुगेदर विथ हाई ब्लड प्रेशर इज सफिशिएंट टू कैटेगराइज हर एज हैविंग प्री एक्लेम्सिया। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का लेवल कितना होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लेडी है उसके लिए क्या है, प्री एक्लेम्सिया है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है जो प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट होते हैं। तो एल्ब्यूमिन ही चेक किया जाएगा। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का जो लेवल है हाई ब्लड प्रेशर के केस में लेडी को प्री एक्लेम्सिया है, तो कैसे आप कैटेगराइज कर पाएंगे, +3, +4, +5 या फिर +2। तो कितना प्रेजेंस है जो यूरिन एल्ब्यूमिन माना जाएगा कि लेडी को प्री एक्लेम्सिया है, तो वो होगा +2। नेक्स्ट वन इज ड्रग यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। यदि न्यूबॉर्न बेबी में बिलिरुबिन लेवल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी, फिनोबार्बिटॉन, डायजेपाम, बीटामेथासोन और कैल्शियम ग्लूकानेट। को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो होगी फिनोबार्बिटॉन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रग ऑफ चॉइस जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए, तो क्या है, फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन क्या करेगी, इट एक्ट्स ऑन द लिवर एंड इंड्यूस ग्लूकोकोर्नियल ट्रांसफरेज, जो कि एक एंजाइम है, और ये क्या करेगा, बिलिरुबिन को क्या करेगा, बिलिरुबिन को चेंज करेगा ऐसे फॉर्म में जो कि वायल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। क्या करेगा, बिलिरुबिन का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको चेंज करने का काम करेगा ये एंजाइम, ग्लूकोकोर्नियल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि वायल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो वो क्या है, फिनोबार्बिटॉन। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कॉज ब्रेडिकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ट्रीट दिस आउटकम इफेक्ट। तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोलिन दी जा रही है किसके लिए, इंट्यूबेशन के लिए। तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होता है यदि, तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होने के लिए कौन सी मेडिसिन है जिससे हम ब्रेडिकार्डिया को यहाँ पर ट्रीट कर पाएंगे। ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकानेट, एड्रेनालिन, लिडोकेन और एट्रोपिन। जो मेडिसिन यूज की जाएगी ब्रेडिकार्डिया के इफेक्ट को कम करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, वो होगी एट्रोपिन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, RH negative mother delivered a baby, which among the following test is more likely to the ordered for the baby। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि मदर RH नेगेटिव है, क्या है, मदर RH नेगेटिव है, सॉरी RH नेगेटिव मदर है, तो बेबी को डिलीवर किया है मदर ने, तो बेबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा। यदि मदर पूछे तो अलग है और बेबी पूछे तो अलग है, तो बेबी के लिए पूछा है कौन सा टेस्ट किया जाएगा, ब्लड कल्चर, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट और एक्सरे। तो यदि RH नेगेटिव मदर है, बेबी को डिलीवर किया है, तो जो टेस्ट बेबी के लिए करवाएंगे वो होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। कौन सा होगा, डायरेक्ट कॉम टेस्ट। यदि यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट कहते तो मदर के लिए परफॉर्म किया जाता, किसके लिए, मदर के लिए किया जाता। लेकिन यदि डायरेक्ट कॉम टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट इसको हम कहते हैं, कॉम टेस्ट, तो किसके लिए है, बेबी के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल मेन सिम्टम ऑफ माल रोटेशन। तो माल रोटेशन का एक टिपिकल सिम्टम कौन सा है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लडी स्टूल और विलियस वॉमिटिंग। तो माल रोटेशन का मतलब है जिस जगह जो बॉडी का पार्ट होना चाहिए, इंटेस्टाइन्स होनी चाहिए, वो उस जगह ना होकर कहीं और होंगी, तो पूरी बॉडी के फंक्शन ही डिस्टर्ब होंगे। टिपिकल सिम्टम होगा वो होगा बिलियस वॉमिटिंग। कैसी होगी, बिलियस वॉमिटिंग। ये देखिए माल रोटेशन में जो नॉर्मल पिक्चर यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर दिखा रही है इंटेस्टाइन की प्रॉपर पोजीशन, लेकिन जो सेकंड पिक्चर है माल रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। माल रोटेशन एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें आपकी इंटेस्टाइन जो कि प्रॉपरली और कम्प्लीटली रोटेट नहीं हो पाती है अपनी नॉर्मल पोजीशन में, और ये कब होगा, डेवलपमेंटल लाइफ में, ऐसा नहीं कि बाद में होगा। तो यहाँ पर जनरली, और ये अर्ली प्रेगनेंसी में अराउंड 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जब डेवलपमेंट होता है इंटेस्टाइन का, उसी टाइम पर ये डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर माल रोटेशन का जो फर्स्ट और मेन साइन है वो क्या है, बिलियस वॉमिटिंग। नेक्स्ट वन इज, और यदि इमेज आपको इस तरीके से दी जाए कि ये क्या है, तो यह है माल रोटेशन। नेक्स्ट वन इज
हु आर द बेनिफिशियर्स ऑफ मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के बेनिफिशियर दैट मीन्स लाभार्थी कौन है? वुमेन विथ मेंटल इशू, मेनोपॉजल वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, वुमेन विद द इनएबिलिटी टू बियर अ चिल्ड्रन। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, प्रसूति का मतलब होता है प्रेगनेंसी, क्या होगा? प्रेगनेंसी। तो प्रसूति सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की जो लाभार्थी हैं ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जो 2022 के तहत जो यहाँ पर मध्य प्रदेश की योजना है एक्चुअल में, यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो उनके लिए ये जो योजना लाई गई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री प्रसूति सहायता योजना। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3-3 हज़ार रुपये है जो दिए जाते हैं, टोटल 3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3 हज़ार रुपये का भुगतान किया जाएगा और जो शेष बचे हुए 1 हज़ार रुपये रहेंगे जो श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत वुमेन को दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन अ चेस्ट एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन फोकाई दोनों एक ही टर्म है, किसमें देखने को मिलेंगे? चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो निमोनिया में, एम्पायमा में, ब्रोंकियोलाइटिस में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन्स फोकाई किसमें देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का जब चेस्ट एक्सरे किया जाता है तो ग्रेन्युलोमा टाइप से, कॉम्प्लेक्स टाइप से दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या कहा गया? गॉन्स फोकाई और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स टिपिकली इन द मिडिल और लोअर जोन्स ऑफ द लंग्स। जो लोअर जोन्स रहेगा लंग्स का या फिर मिडिल लंग्स में यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। और ये जनरली या तो प्लूरल इफ्यूजन के कारण भी हो सकते हैं या फिर जो इनका मेन रीजन होगा, मेन किस डिसीज में देखने को मिलेंगे, तो आपको एग्जाम में या तो गॉन्स फोकाई देखने को मिलेगा और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज सीरोलॉजिकल एंड विच टेस्ट कॉमनली आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। तो रेबीज है जो टेस्ट है यहाँ पर कौन से टेस्ट से है जो प्रॉपर तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं? सीरोलॉजिकल और कौन सा टेस्ट किया जाएगा? हेमेटोक्रेट, इन्यूलिन क्लियरेंस, ऑस्कल्टेशन और मॉलिकुलर टेस्ट। ये क्वेश्चन MPNHM में आया था। तो सीरोलॉजिकल और जो यहाँ पर मॉलिकुलर टेस्ट है दोनों रेबीज को डायग्नोस करने में किए जाते हैं। डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी हम जिसको कह सकते हैं कि रेबीज वायरस के जो एंटीजन है आपके ब्रेन टिश्यू में प्रेजेंट तो नहीं है, उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो इनमें से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन से नहीं हैं? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जो यहाँ पर अब ऑप्शन A, B, C, D दिए हैं कि A बस है कि B है या नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सभी क्या है? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। यहाँ पर जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट है तो ये 1975 में लॉन्च किया गया था। तो दूसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, तो 2006 से 2007 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लाया गया था। फिर आता है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो कि 2007 to 2008 के बीच में जो 11th 5-year प्लान था, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत लाया गया था। और हम हर साल नेशनल टोबैको डे कब मनाते हैं? 31 मई को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 to ensure immunization for children up to 2 years of age and the pregnant women। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में एक प्रोग्राम लाया था। तो यहाँ पर उस प्रोग्राम का नाम क्या है? जो कि 2014 को लॉन्च की गई थी एंड यहाँ पर जो कि 2 साल के बच्चों प्रेग्नेंट लेडीज तक के लिए थी। तो वो कौन सी थी? मिशन इंद्रधनुष। क्या थी? मिशन इंद्रधनुष, जो कि 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। देन आफ्टर यहाँ पर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम भी आया था 8 अक्टूबर 2017 को, इसके लिए मोदी जी ने लॉन्च किया था। फिर 2.0 आया था जो कि JP नड्डा ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था।
जो 2.0 था मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के यदि यहाँ पर आपको सभी के गोल्स पूछे जाते हैं तो ये 2030 तक के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है हमें प्रिवेंटेबल डिसीज़ को लेके, चाइल्ड डेथ को लेके, तो वो यहाँ पर किसके तहत है, मिशन इंद्रधनुष। मैन आपको मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ तो यहाँ पर लॉन्चिंग डेट याद रखना है 25 दिसंबर 2014। 2 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पर कवर किए गए हैं। फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम आया, इसी को है जो मॉडिफाई करके लाया गया तो 8 अक्टूबर 2017 को। फिर यहाँ पर 2.0 डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंट्रोड्यूस किया था मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम का 2.0। तो यहाँ पर भी कवरेज क्या रखी गई थी, जो 2 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय, तो वैक्सीनेशन है जो पहली बार कब परफॉर्म किया गया, लुईस पास्चर के थ्रू, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी और एडवर्ड जेनर। तो फर्स्ट जो वैक्सीनेशन है, फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन कब किसके थ्रू करवाया गया, एडवर्ड जेनर। किसके थ्रू, एडवर्ड जेनर। फर्स्ट वैक्सीन की खोज भी किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में बनी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली वैक्सीन कौन सी, वो थी स्मॉल पॉक्स, और खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। ओरल पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी, डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने। नेक्स्ट वन इज, इन मिशन इंद्रधनुष ऑल वैक्सीन आर कवर्ड एक्सेप्ट, मिशन इंद्रधनुष में सभी वैक्सीन कवर्ड हैं किसी एक को छोड़कर, डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टीबी एंड पीसीवी, दैट मीन्स न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष में पहले जो इंक्लूडेड वैक्सीन थी वो थी यहाँ पर जो कि इम्यूनाइजेशन, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड है, लेकिन जो नहीं इंक्लूडेड है वो कौन सी थी, पीसीवी, न्यूमोकोकल वैक्सीन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष का जो एम था कि 2 साल के एज ग्रुप के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर पहले थी जो 7 प्रिवेंटेबल डिसीज हैं, वैक्सीन से प्रिवेंट करने वाली। मिशन इंद्रधनुष में रेनबो में टोटल 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, तो वही यहाँ पर 7 डिसीज रखी गई थी, डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टिटनस दैट मीन्स डीपीटी, पोलियोमाइलाइटिस, टीबी, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी। फिर यहाँ पर 4 वैक्सीन को और ऐड किया गया, पहले 7 थी जो टोटल पहले 7 रखी गई थी जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम बस था। फिर जैसे जैसे प्रोग्राम मॉडिफाई होते गया वैसे वैसे यहाँ पर वैक्सीन्स को भी ऐड किया गया। तो 7 के बाद यहाँ पर जो 4 वैक्सीन और ऐड की गई वो थी रोटा वायरस फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, मीजल्स एंड रोबेला एंड जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंड आईपीवी यहाँ पर ऐड की गई। तो आफ्टर दैट 4 वैक्सीन और ऐड की गई। तो यहाँ पर टोटल जो अब यदि पूछते हैं तो पहले तो 7 थी, बट लेकिन नाउअडेज जब चेंज हुए मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम में तो टोटल 11 वैक्सीन है जो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट इज द वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन, तो पीएचसी लेवल पर वैक्सीन किस में स्टोर की जाती हैं, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में जिसको हम आईएलआर भी कहते हैं, डीप फ्रीजर, वॉक इन कोल्ड रूम और कोल्ड बॉक्सेस। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर वैक्सीन को स्टोर किया जाता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो सेकंड चैनल है उस पर भी मैं आपको एक छोटे से टॉपिक के तौर पर ये चीज़ बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी। बट फिर भी जो पीएचसी लेवल यदि एग्जाम में आता है कि पीएचसी लेवल में वैक्सीन किस में स्टोर की जाती है, तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। टेम्परेचर होता है इसका 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आता है डीप फ्रीजर, तो डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -15 to 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें ओरल पोलियो वैक्सीन जिसका टेम्परेचर यहाँ पर है कितना, -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर की जाती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीप फ्रीजर यूज़ किए जाते हैं। यदि WIC पूछें, क्या है WIC पूछें, तो इसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर जो गवर्नमेंट की मेडिकल शॉप होती हैं वहाँ यूज़ किया जाता है। कोल्ड बैग्स और वैक्सीन कैरियर जनरली सब सेंटर है, यदि वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना हो सब सेंटर है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन, तो पूरे विश्व में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कहाँ डिटेक्ट हुआ था, सॉरी कब डिटेक्ट हुआ था, 1977 में, 1978 में, 1979 में और 1982 में। तो मैं यहाँ पर आपको हिंट कर दूं कि इंडिया में तो लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था स्मॉल पॉक्स का 1975 में। अब जो लास्ट केस है यहाँ पर वो हुआ था सोमालिया में। अब आपको
ईयर बताना है कि सोमालिया में लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का पूरे विश्व में से सोमालिया देश में जो डिटेक्ट हुआ था तो वो कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड। What is the normal color of amniotic fluid when the bag of water is ruptured? तो यदि बैग ऑफ वाटर रप्चर होता है तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा? नॉर्मल की बात की जा रही है ना कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी की कि RH इनकम्पेटेबिलिटी की, किसी भी तरीके की नहीं। साफ साफ कहा है नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा? क्लियर होगा, ग्रीनिश होगा, ब्राउनिश होगा कि गोल्डन होगा? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहली चीज़ एमनियोटिक फ्लूइड है जो क्लियर कॉन्साइज कलर का होगा, मतलब कैसा? बिल्कुल क्लियर होगा। इसमें यदि ग्रीनिश कलर है, ब्राउनिश कलर है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज़ तो डेवलप हुई हैं, ज़रूर हुई हैं। तो यदि नॉर्मल पूछे तब आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? क्लियर है। लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड में कलर के कारण कुछ एबनॉर्मलिटीज़ की बात आती है, ग्रीन कलर का होता है। यदि एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन कलर का है दैट मीन्स क्या है? मेकोनियम स्टैंड, बेबी का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो उसमें आ गया तो ग्रीन हो गया। गोल्डन है मतलब माँ को RH इनकम्पेटेबिलिटी है। ऐसे केस में एज सून एज बच्चा डिलीवर होता है और कॉर्ड क्लैंप कट की जाती है, अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग की जाती है कि माँ की जो एंटीबॉडी है वो बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो पाए। यदि ग्रीनिश येलो कलर का है मतलब बच्चा पोस्ट मैच्योरली पैदा हुआ है, दैट मीन्स 42 वीक की प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा हुआ है तो ग्रीनिश येलो रहेगा। जैसे जैसे 35 वीक की प्रेगनेंसी के बाद जैसे जैसे वीक्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एमनियोटिक फ्लूइड का कम है जो लेवल है कम होते जाएगा, जिसको हम AFI इंडेक्स कहेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहेंगे। जैसे जैसे प्रेगनेंसी 35 वीक की आगे जाएगी AFI इंडेक्स कम होते जाएगा और हाइड्रोमनियस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी में हाइड्रोमनियस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और यहाँ पर यदि डार्क रेड कलर का आता है एमनियोटिक फ्लूइड दैट मीन्स कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल ब्लीडिंग हुई है, हेमरेज हुआ है। यदि टोबैको जूसी, ऐसा तंबाकू का जो कलर होता है ब्राउनिश टाइप का रहेगा एमनियोटिक फ्लूइड, दैट मीन्स बेबी जो फीटस है उसकी डेथ यूट्रस में ही हो चुकी है, इंट्रा यूट्राइन डेथ। बेबी की जो डेथ है वो कहाँ हो गई? यूट्रस में ही हो गई है, तब एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ब्राउन रहेगा। और इन केस आप बहुत सारे केसेस सुनते हैं कि यदि माँ के यूट्रस में ही बच्चे की डेथ हो जाती है और यदि जो बच्चा डेथ हुआ है उसको विदिन 24 आवर के बाहर नहीं निकाला जाता है तो माँ को इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो जाता है, माँ को सेप्टिसीमिया होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा? ऑप्शन में है यहाँ पर साल्पिंजाइटिस, एंडोमेट्राइटिस, सर्विसाइटिस या फिर वेजाइनाइटिस। तो यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब जिसको आप यूटेराइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, तो एक इसके इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को आप क्या कहेंगे? साल्पिंजाइटिस। क्या कहेंगे? साल्पिंजाइटिस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा साल्पिंजाइटिस। नेक्स्ट वन इज विच स्टेज ऑफ परपीरियम पीरियड इज कॉल्ड रिमोट स्टेज। ये क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि परपीरियम पीरियड में रिमोट स्टेज कौन सी कहलाएगी? विदिन 24 आवर आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, अर्ली अप टू 7 डेज या फिर अप टू 6 वीक या फिर नन ऑफ द अबव। परपीरियम पीरियड में रिमोट स्टेज कौन सी कहलाएगी? तो रिमोट स्टेज कहलाती है अप टू 6 वीक तक की। कितनी? 6 वीक तक की। अब यहाँ पर स्टेज होती है परपीरियम पीरियड की। परपीरियम पीरियड की 3 स्टेज होती हैं। इमीडिएट परपीरियम मतलब पहले 24 घंटे, द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर पर्चुरेशन। बेबी की डिलीवरी होने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? बर्थ, जो वेजाइनल बर्थ है या फिर जन्म देने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है पार्चुरेशन। तो यहाँ पर 24 आवर, जो फर्स्ट 24 आवर है ये कहलाएगा पार्चुरेशन के बाद का इमीडिएट परपीरियम पीरियड। अर्ली परपीरियम होगा फर्स्ट वीक का, कौन सा? फर्स्ट वीक का। रिमोट परपीरियम होगा जब तक जो 6 वीक का पूरा ड्यूरेशन दिया जाता है परपीरियम पीरियड को, तो वो कहलाएगा पोस्टपार्टम पीरियड और परपीरियम पीरियड। रिमोट परपीरियम पीरियड जो कि अप टू 6 वीक तक का रहेगा, जिसमें माँ के जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वापस से रिवर्ट बैक नहीं हो जाते हैं, वो टाइम पीरियड। नेक्स्ट वन इज
द फेलियर ऑफ यूट्रस टू इट्स नॉर्मल साइजेज, यदि इन केस किसी भी रीजन से यूट्रस वापस से अपने शेप में नहीं जाती है तो वो क्या कहलाएगी? इन्वोल्यूजन, सब इन्वोल्यूजन, रिट्रैक्शन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इन्वोल्यूजन का मतलब तो है कि वापस से रिवर्ट बैक हो जाना। नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, जब नॉन प्रेग्नेंट स्टेज है तो यूट्रस का वजन होता है 60 ग्राम तक, लेकिन प्रेगनेंसी में 1000 से 1100 ग्राम तक हो जाता है। अब यहाँ पर डिलीवरी के बाद फीटस बाहर आ गया, प्लेसेंटा बाहर आ गया, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर हो गया तो 5 kg तक वेट तो तुरंत ही घट जाता है। अब यहाँ पर यूट्रस का वजन जो कि एक इलास्टिक वे में बढ़ती जाती है, जैसे जैसे जेस्टेशनल पीरियड बढ़ता है वैसे, तो नॉर्मल से रिवर्ट बैक होगी और इसको टाइम लग जाता है। पूरी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको 6 वीक तक का, जिस पीरियड को हम कहते हैं परपीरियम पोस्टपार्टम पीरियड, तो यदि यूट्रस वापस से रिवर्ट बैक नहीं हो पाती है तब हम इसको कहेंगे सब इन्वोल्यूजन। क्या कहेंगे? सब इन्वोल्यूजन। और सब इन्वोल्यूजन देखने को मिलता है ग्रैंड मल्टीपैरारिटी में, जिसके 3 से ज़्यादा बच्चे हुए हों, ट्विन प्रेगनेंसी में जिसमें यूट्रस ओवर डिस्टेंटेड रही हो, इल मैटरनल हेल्थ, माँ की हेल्थ सही नहीं हो, सिजेरियन सेक्शन, यूटेराइन प्रोलैप्स, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, इन सभी केसेस में क्या होगा? यूट्रस को वापस से रिवर्ट बैक होने में टाइम लग जाता है या फिर यूट्रस रिवर्ट बैक नहीं होगी। क्लियर? A case of 28 week of pregnancy with pain and bleeding diagnosis is 28 वीक की प्रेगनेंसी है, पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या डायग्नोस होगा? प्रीमेच्योर लेबर डायग्नोस होगा, थ्रेटेंड अबॉर्शन होगा, प्लेसेंटा प्रीविया होगा कि एक्सीडेंटल हेमरेज होगा। तो यहाँ पर 28 वीक की प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुकी है तो अबॉर्शन के केस में नहीं जाएगा, यहाँ पे 20 वीक तक कंसीडर किया जाएगा, ना ये प्रीमेच्योर लेबर में जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 28 वीक की प्रेगनेंसी है, दर्द के साथ ब्लीडिंग होती है, तो ये कहलाएगा आपका एक्सीडेंटल हेमरेज। क्या कहलाएगा? एक्सीडेंटल हेमरेज। प्लेसेंटा प्रीविया आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जब ये पेनलेस ब्लीडिंग, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती, मतलब ब्लीडिंग तो होती लेकिन दर्द नहीं होता, पता ही नहीं चलता, दर्द नहीं होता और ब्लीडिंग होती, तब आप प्लेसेंटा प्रीविया कह सकते हैं। बट यहाँ पर जो ब्लीडिंग हो रही है, दर्द के साथ हो रही है, तो ये कहलाएगा आपका एक्सीडेंटल हेमरेज। क्या कहलाएगा? एक्सीडेंटल हेमरेज। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन वैल्यू डिनोट्स एनीमिया इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन में हीमोग्लोबिन वैल्यू है जो क्या बताएगी कि एनीमिया है या नहीं। हीमोग्लोबिन लेवल 11%, HB 12%, HB 9% या फिर HB 13%। तो हीमोग्लोबिन का लेवल प्रेग्नेंट वुमेन में 9% से कम जाता है, दैट मीन्स लेडीज़ को क्या हुआ है? प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिया हुआ है। अब यहाँ पर बाय द WHO के जो प्रेगनेंसी में यदि एनीमिया कंसीडर किया जा रहा है तो लेस देन 11 ग्राम पर DL, लेकिन एज एन माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्री सीवियर की हम बात करते हैं तो 9% से यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। कितना से? 9% से। तो यहाँ पर 9% से कम है, मतलब क्या है? एनीमिया हुआ है, फिर इसकी माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी रहेंगी। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज गुड अटैचमेंट साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट। तो गुड अटैचमेंट साइन सभी ब्रेस्ट फीडिंग के किसी एक को छोड़कर। बेबीज माउथ वाइडली ओपन, लोअर लिप टर्न इनवर्ड, बेबीज चिन टच द ब्रेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ एरियोला इज इनसाइड बेबीज माउथ। गुड अटैचमेंट साइन की बात हो रही है, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो सभी गुड अटैचमेंट साइन है किसी एक को छोड़कर। तो बेबी का जो माउथ है वाइडली ओपन रहेगा, लोअर लिप बाहर की तरफ होंगे ना कि अंदर की तरफ, बेबी का चिन माँ के ब्रेस्ट को टच करेगा और जो एरियोला का मोस्टली पार्ट है वो बेबी के माउथ में रहेगा, तो ये गुड अटैचमेंट साइन होंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक ऑप्शन है वो है लोअर लिप टर्न इनवर्ड, जनरली आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा, चिन फर्मली टच द ब्रेस्ट, और यहाँ पर जो बच्चा है अपनी माँ को आई कांटेक्ट भी करने की कोशिश करेगा। तो ये सभी क्या है? गुड अटैचमेंट साइन है, किसके? ब्रेस्ट फीडिंग के गुड अटैचमेंट साइन है यहाँ पर। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट ओवम रिलीज्ड इन सेम साइकिल इज नोन एज। तो 2 डिफरेंट ओवम का एक ही साइकिल में रिलीज होना क्या कहलाएगा?
सुपरफिटेशन, सुपरफिकंडेशन, फीटस अकार्डियाकस या फिर फीटस पेपरिकस। तो यहाँ पर जो यदि फर्टिलाइजेशन हो रहा है दो डिफरेंट ओवम का, लेकिन एक ही सेम साइकिल में एक ही बार के जो पीरियड्स आते हैं उसमें दो ओवम, दो अलग अलग ओवम एक ही बार रिलीज होते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका सुपरफिकंडेशन। क्या कहलाएगा? सुपरफिकंडेशन। दूसरा होता है सुपरफिटेशन में, मतलब दो डिफरेंट साइकिल में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवम इन अ डिफरेंट साइकिल। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवम इन अ सेम साइकिल तो वो होगा सुपरफिकंडेशन। सुपरफिटेशन में होगा दो ओवम का दो अलग अलग डिफरेंट साइकिल में फर्टिलाइजेशन। यदि सुपरफिटेशन की बात करें तो यहाँ पर एक जो फीटस है उसकी जो जेस्टेशनल एज होगी वो होगी 28 वीक। तो यदि दूसरी साइकिल में फर्टिलाइजेशन हुआ है तो उसमें 4 वीक वो और बाद का रहेगा। तो इस तरीके से एक होगा 34 वीक या फिर 24 वीक मान लो या फिर 28 वीक, कुछ भी मान लो, 4 वीक का गैप आप देके इसको समझ सकते हैं।